आदि जब अनु के रूम में जाता है तो देखता है कि अनु का फेस उतरा हुआ है। आदि, बेटा कुछ हुआ है क्या? अनु, नो भाई, एवरीथिंग इज ऑल राइट। और आज तो मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, आप जो आ गए हो। आदि, अपने भाई से भी झूठ बोलेगी। अनु की आंखों में फिर आंसू आ जाते हैं, पर वो उन्हें कंट्रोल करते हुए, नहीं भाई, वो बस मम्मा की याद आ गई। अगर आज वो होती तो। वो बस इतना बोल पाई कि उसके रुके हुए आंसू बह निकले। आदि, बस इतनी सी बात पर तू आंसू बहा रही है? देख, अगर तू ऐसे दुखी होगी तो मामी जहाँ भी होंगी तुझे ऐसे देखकर बहुत दुख होगा उन्हें। अगर तू खुश रहेगी तो वो खुश होंगी, और फिर माँ को यानी तेरी मम्मू को पता चलेगा कि उनके इतना प्यार देने पर भी तू इस तरह से दुखी हो रही है, तो उन्हें कैसा लगेगा? आदि की बात सुनकर अनु ने तुरंत अपने आंसू पोंछे और बोली, हाँ भाई, आप सही बोल रहे हो। आदि उसके सर पर प्यार से हाथ फेर कर बोलता है, अच्छा तो अब सो जा, कल तुझे कॉलेज भी तो जाना है। अनु, हाँ गुड नाइट भाई। आदि, गुड नाइट बच्चा। हर रोज की तरह आज भी किरण जी ने अनु को उठाया और अनु उठते ही उनके गले लग गई और मॉर्निंग विश किया। फिर डेली के सारे काम फिनिश किए और नीचे आ गई। डाइनिंग टेबल पर सबको विश किया और आदि से बोली, भाई दादू कब तक आएंगे ऋषिकेश से? आदि, वो तेरी एंगेजमेंट के एक दिन पहले आ जाएंगे। अनु, मम्मो ये कनिष्क कल आई, फिर दिखी नहीं, मामा मामी भी तो नहीं आए, फिर ये कहाँ गई? आदि, उसे जहाँ जाना हो जाने दे, तू क्यों उसकी टेंशन लेती है? किरण जी, वो गेस्ट रूम में सो रही है। अनु, ओके भाई, मम्मू मेरा हो गया, मैं जा रही हूँ। आज मैं कार से जा रही हूँ, रिया को भी वहीं से पिक कर लूंगी। बाय। अनु रिया को पिक कर कॉलेज पहुंच जाती है तो वहां देखती है कि कॉलेज में कुछ स्टूडेंट्स सॉरी के पंपलेट्स लिए खड़े होते हैं। अनु तो समझ जाती है, पर रिया तो हमारी रिया ही है, उन्हें कुछ जल्दी समझ आ जाए तो क्या कहना। वो तो बस सौर्य के पीछे पड़ी रहती है। अगर एक खून माफ हो तो वो सबसे पहले सौर्य का ही करे। रिया, ये कौन है जो न जाने किसको सॉरी बोल रहा है? अनु, होगा कोई, तू ये सब छोड़, चल क्लास लेते हैं। वो दोनों जा ही रही होती है कि एक लड़की अनु को एक कार्ड के साथ रेड रोज देती है और बिना कुछ बोले सीधे निकल जाती है। अनु वो कार्ड बिना देखे फाड़ कर फेंक देती है और रोज को वहीं गमले में डाल देती है। रिया, यार क्यों फेंक दिया, देख तो लेती किसने भेजा है। अनु, तुझे बड़ी फिक्र है, तू इतना दिमाग खर्च मत कर। इतने में अमित और स्नेहा आकर उनको बताते हैं कि आज क्लासेस नहीं हैं, सब लोग कैंटीन में हैं, तो वो सब वहीं चले जाते हैं। वहां भी उसे एक सॉरी कार्ड और रोज मिलता है जिसे वो फिर फेंक देती है। सब लोग एक साथ बैठे होते हैं तो रिया, यार ये कौन सा नया आशिक हो गया तेरा जो तुझे कार्ड और रोज पर रोज दिए जा रहा है? अनु कुछ नहीं बोलती तो निधि, ये हमारे काबे बाबू हैं जो अपने होने वाली दुल्हनिया को मना रहे हैं, पर देखो इनकी दुल्हनिया मान नहीं रही। रिया सिर खुजलाते हुए, काबे की दुल्हनिया, अब ये कौन है? तो सॉरी उसके सिर पर एक चपत लगाकर बोलता है, मतलब हम लोग अनु की बात कर रहे हैं, कल ही तो इनकी एंगेजमेंट अनाउंस हुई है। रिया कुछ सोचते हुए, अच्छा। फिर उसे जब समझ आता है कि सौर्य ने उसे मारा है तो वो उसे, ओए छचुंदर, तेरी हिम्मत कैसे हुई कि तूने मुझे मारा? रुक गेंडे, तुझे मैं अभी बताती हूँ। और फिर शुरू हो गई उनकी पकड़म पकड़ाई। रिया, आज तो बस मेरे हाथ लग जा, फिर तुझे बताती हूँ, तुझे तो मैं कच्चा चबा जाऊंगी और डकार भी नहीं लूंगी। सॉरी। हाँ हाँ, जैसे तो मैं तुझे इनविटेशन दे रहा हूँ कि तू आ मुझे खा, जंगली बिल्ली। रिया, ओए सूखे हुए कुकुरमुत्ते, तू देख तुझे तो मैं। दोनों को पता भी नहीं चलता और दोनों एक खाली क्लास में पहुंच जाते हैं। पता नहीं सौर्य को क्या होता है, वो रिया को देखते हुए खो जाता है। उसके चलते हुए होठ, हवा से उड़ते हुए बाल उसे अलग ही सुकून दिला रहे थे। रिया उसको ऐसा देख उसके पास पहुंच जाती है। रिया, अब बोल, क्या बोल रहा था? तूने मुझे मारा कैसे, कद्दू की शक्ल वाले इंसान? रिया इतना बोल ही रही थी कि सौर्य ने उसके हिलते हुए होठों पर अपने होठ रख दिए। रिया की आंखें बड़ी हो गईं और वो वहीं जम गई, उसे होश ही नहीं रहा, एकदम ब्लैंक हो गई थी वो। सौर्य जब उससे अलग हुआ तो उसकी ऐसी हालत देखकर उसे हंसी आ गई और वो वहां से निकल गया। जब रिया को होश आया तो उसे समझ आया कि क्या हुआ। वो ब्लश करने लगी, उसे खुद समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। उसे तो गुस्सा आना चाहिए पर नहीं आ रहा था। अब तो उसे सौर्य के सामने जाने में बहुत असहज महसूस कर रही थी। फिर भी वो नजरें झुकाए सबके पास चली गई। अनु, क्या बात है, आज तो बड़ी शांति दिख रही है।
पहले सौर्य हंसते हुए आया तो हम सबको लगा कि अब तो गुस्सा करती आएगी, पर यहाँ तो अजूबा हो गया। तू भी स्माइल करते हुए आई है। तुम लोग ठीक तो हो ना? रिया हड़बड़ाकर। मामा मुझे क्या हुआ है? मैं तो ठीक हूँ। तू बता, तू काबे से गुस्सा क्यों है? ऐसा क्या कर दिया उसने? सोनिया, सुबह से 12 कार्ड और रोज फेंक चुकी है। बेचारा काव्य, मान जाना अनु। अनु प्लीज, मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी, और उठकर लाइब्रेरी चली जाती है। वहीं काव्य उसे छुप कर देख रहा था। वो उदास हो गया। सनी उसके पास आ जाता है और बोलता है, वो बहुत जिद्दी है। तू उदास मत हो, कोशिश करते रहो। सॉरी, अब तूने हरकत भी तो ऐसी की है जिससे उसे टाइम लगेगा। तू बस कोशिश जारी रख। काव्य, बस हम। अनु को लाइब्रेरी में भी 3-4 कार्ड के साथ रोज मिले, जिसे उसने बड़ी बुरी तरह से फाड़कर फेंक दिया और गुस्से में बड़बड़ाते हुए, सुबह से कार्ड रोजेस भेज रहे हैं, पर ये नहीं, खुदा कर माफी मांग ले। नहीं, वो क्यों करेंगे? उनकी ईगो को ठेस नहीं लग जाएगी? मैं भी उन्हें माफ नहीं करूंगी, चाहे जो हो जाए। उनकी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की? ये बोलते हुए उसकी आंखें नम हो जाती हैं। अब काव्य उसके सामने आकर घुटने पर बैठकर कान पकड़ लेता है। काव्य, सॉरी अनु, प्लीज माफ कर दो। अब नहीं होगी ऐसी गलती। प्लीज माफ कर दो यार। अनु, अच्छा, और यही हरकत मैंने की होती, आपके और कायू के बारे में ये सब बोला होता तो? काव्य को फिर गुस्सा आ गया। वो अनु को कंधे से पकड़कर दीवार से लगा देता है और बोलता है, तुम बात को कहाँ से कहाँ लेकर जा रही हो? मैं माफी मांग रहा हूँ ना, बोल रहा हूँ कि आज के बाद कभी ऐसी गलती नहीं करूंगा। अनु की आंख फिर भर जाती है और वो रुंधे हुए गले से बोलती है, काव्य आप अभी भी वही कर रहे हैं। जब आपकी बारी आई तो मैं बात कहीं का कहीं ले जा रही हूँ, और मैंने नहीं बोला था कि आप मुझसे सॉरी बोलिए। मुझे नहीं चाहिए आपकी सॉरी। और काव्य को धक्का देकर चली जाती है वहां से। काव्य गुस्से में अपना हाथ दीवार पर मार देता है। उसे गुस्सा इस बात पर आता है कि उसने एक बार फिर अनु को गुस्सा कर दिया। स्नेहा काव्य के पास आकर बोलती है, क्या हुआ, नहीं मानी वो? काव्य, नहीं यार, और गुस्सा होकर चली गई। स्नेहा, अच्छा सुन, मेरे पास एक आइडिया है, वो ट्राई कर, शायद मान जाए। काव्य, तू बता तो सही। फिर वो काव्य को कुछ समझाती है, जिसे सुनकर काव्य की आंखें चमक जाती हैं। फिर कुछ देर बाद कॉलेज के कैंप्स में जब अनु आती है तो उसके सारे फ्रेंड्स और कुछ स्टूडेंट्स फ्लावर्स लेकर उसको चारों तरफ से घेर लेते हैं, और सामने उसके एक बड़ा सा बैनर होता है जिस पर बहुत ही सुंदर तरीके से सॉरी लिखा था, और साथ में एक शायरी भी थी, माना गलती हुई है हमसे, पर ऐसे खामोश ना हो जाइए, जो दोगे सजा होगी कबूल हमें, बस एक बार मुस्कुरा जाइए। एक पल को तो अनु भी सब भूलकर मुस्कुराई, पर फिर उसने अपना चेहरा सख्त कर लिया, जैसे उसे किसी भी बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा हो। वो वहां हाथ बांध कर खड़ी होकर बोलती है, हो गया तुम लोगों का तमाशा, या फिर कुछ और रह गया है? कॉलेज को तुम लोगों ने पता नहीं क्या बना लिया है। अब साइड हो और मुझे रास्ता दो निकलने के लिए। अनु सबको हटा ही रही होती है कि उसको गिटार की धुन सुनाई देती है। सब लोग उस तरफ देखने लगते हैं, पर अनु आंखें बंद कर उसको फील करती है, फिर भी पलटती नहीं है। काव्य वहां पर गिटार बजाता है और गाना शुरू कर देता है। काव्य अनु के आगे पीछे घूम घूम कर सॉन्ग गाता है। अनु तो वैसे भी काव्य की सिंगिंग की फैन होती है, तो काफी हद तक तो वो मान तो जाती है, पर फिर भी वो ये देखना चाहती थी कि काव्य उसके लिए और क्या क्या एफर्ट्स कर सकता है। जब सॉन्ग खत्म होता है तो काव्य घुटनों के बल बैठकर उसके सामने एक हाथ से फ्लावर पकड़कर और एक हाथ से कान पकड़कर सॉरी बोलता है। काव्य, सॉरी अनु, प्लीज माफ कर दो ना, पक्का अब दोबारा ऐसा नहीं होगा। अनु से फ्लावर लेकर जैसे ही फेंकने वाली होती है, काव्य, यार ये आखिरी है, इसे तो रख लो। अनु मुंह बनाकर उसको अपने पास रख लेती है और बोलती है, ये मत समझिएगा कि मैंने आपको माफ कर दिया, ये तो इसलिए मैंने ले लिया क्योंकि आज मैंने गुस्से में नेचर की बहुत इंसल्ट की है, फ्लावर्स को फेंक फेंक कर उन्हें तोड़कर, पर अब नहीं, तो प्लीज कोई गलत फहमी मत पालिएगा, और बोलकर निकल जाती है। काव्य उदास हो जाता है और वहीं बैठ जाता है। रिया भी अनु के पीछे हो लेती है। काव्य के फ्रेंड्स उसे हिम्मत देते हैं। काव्य उठता है और स्नेहा के बाल नोचने लगता है, तो स्नेहा भी उसके बाल पकड़ लेती है। उनके दोस्त दोनों को अलग करते हैं और पूछते हैं कि क्या हुआ, ऐसे क्यों लड़ रहे हो दोनों? काव्य, इसने बोला था वो ऐसे मान जाएगी, पर वो नहीं मानी, देखा ना,
स्नेहा, तो मुझे क्या पता था कि वो नहीं मानेगी। उसके एटीट्यूड से लगता है कि तूने उसे तगड़ा हर्ट किया है। अब मैं तेरी कोई हेल्प नहीं करूंगी और आगे से मेरे बाल पकड़े ना तो तुझे टकला कर दूंगी। काव्य, अगर वो नहीं मानी ना तो मैं भी तुझे गंजा कर दूंगा। सॉरी, अबे तू क्या बार्बर है जो उसे गंजा कर देगा? क्या यार, तू अपनी प्रॉब्लम पर फोकस कर ना। काव्य, नहीं, तू फोकस कर ले। मैं तो यहाँ उसके साथ सॉरी सॉरी खेल रहा हूँ। बात करता है। सॉरी, तू तो नाराज हो गया। सुन ना, मेरे पास एक मस्त प्लान है। काव्य, अगर तेरा प्लान भी इसके प्लान की तरह फुस हो गया तो मैं बता रहा हूँ, तुम लोगों को छोड़ूंगा नहीं। सनी, तू तो अजीब आदमी है। मतलब रायता तू फैलाए और जब तू उसे समेट ना पाए तो हम लोगों को उसी में लपेट दे। बहा बेटा बहा, बहुत सही जा रहे हो। सॉरी, अरे यार तू चुप रहना। और काव्य, तू सुन, ये प्लान जरूर काम करेगा। काव्य, अगर नहीं किया तो? सॉरी, इस आदमी के अंदर इतनी निगेटिविटी भरी पड़ी है। तू एक काम कर, जा और अपने तरीके अपना। जब बात ना बने तब आइयो मेरे पास। बाय। सॉरी वहां से निकल जाता है और काव्य उसे आवाज देता रहता है। फिर वो अपने बाकी दोस्तों की तरफ देखता है। वो भी यहाँ वहां देखते हुए निकल जाते हैं और स्नेहा तो उसे चिढ़ाती हुई जाती है तो काव्य उसकी तरफ भागता है, पर वो उससे पहले ही भाग जाती है। काव्य भी अपना सा मुंह लेकर घर आ जाता है। काव्य का घर। बड़ी माँ, काव्य, अनु को बोल देना कि कल तैयार रहे शॉपिंग के लिए। अब तुम दोनों की एंगेजमेंट में ज्यादा टाइम नहीं है तो जल्दी ही शॉपिंग करनी होगी। काव्य, बड़ी माँ आप ही बोल देना, मुझसे ज्यादा वो आपकी बात मानती है। मुझसे तो वो बहाने बनाएगी। बड़ी माँ, काव्य, तेरे और अनु के बीच सब ठीक तो है? काव्य, हाँ बड़ी माँ, आप ऐसा क्यों बोल रही हैं? बड़ी माँ, नहीं, मैं तो बस पूछ रही थी। इधर आ, मेरे पास बैठ। काव्य, बोलिए बड़ी माँ, क्या बात है? बड़ी माँ, देख काव्य, अनु बहुत ही अलग है, जिसे दुनियादारी नहीं आती। वो सबको अपना बना लेती है। बहुत मासूमियत भरी है उसमें। किरण जी ने उसे कभी माँ की कमी महसूस नहीं होने दी। बहुत नाजों से पाला है उसे। तेरी एक भी गलती उस बेचारी का दिल तोड़ देगी। तो कोशिश करना उसे समझने की और गलती से भी उसे चोट मत पहुंचाना, वरना वो तो बाद में तुझसे नाराज होगी। मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगी। मैं ऐसा इसीलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैं जानती हूँ कि तुझे गुस्सा बहुत जल्दी आता है। तो तू मुझसे प्रॉमिस कर कि हमेशा अनु को खुश रखेगा। काव्य बड़ी माँ का हाथ अपने हाथ में लेकर बोलता है। बड़ी माँ, आप जानती हैं ना, मेरे लिए आप और दादी माँ क्या हो। मैं आपकी और उनकी बात कभी नहीं टाल सकता और आज मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ, मैं अनु को हमेशा खुश रखने की कोशिश करूँगा। अगर गलती से भी उसका दिल दुख जाए तो मैं उसे मनाने में जी जान लगा दूंगा, पर आपको कभी निराश नहीं करूंगा। बड़ी माँ, अच्छा चल, हो गई बहुत बातें, अब चलकर कुछ खा ले, मैं लेकर आती हूँ तेरे लिए। काव्य खाना खाकर अपने रूम में जाता है और अनु को मनाने के बारे में सोचता है, पर उसे कोई भी आइडिया नहीं आता। तो वो थक हार कर शौर्य को कॉल करता है। शौर्य, हाँ बोल। काव्य, यार सुनना। शौर्य, हाँ बोल, सुन तो रहा हूँ। काव्य, वो तेरा आइडिया बता ना, कैसे मनाऊं अनु को। शौर्य, आ गया ना लाइन पर। काव्य, ओके, अब ज्यादा भाव मत खा, बता भी दे। शौर्य, सुन, अनु एक सीधी सच्ची लड़की है, वो औरों जैसे नहीं है, तो तू उसे स्पेशल फील करवा, वो भी सिंपल एंड क्यूट तरीके से। और तू उसे अपनी फीलिंग्स भी बता देना गाने के थ्रू। काव्य, ओके, कुछ सोचता हूँ यार, पक्का ये काम करेगा? सॉरी, 101% जरूर करेगा। अब तू जा तैयारी कर। काव्य, ओके, थैंक यू यार। अब काव्य घर से निकलकर अनु को मनाने की सारी तैयारी कर चुका होता है। बस उसे कल का इंतजार होता है। नेक्स्ट डे, अनु, रिया, काव्य, शौर्य और कायरा के साथ और बाकी बड़े लोग एक साथ शॉपिंग के लिए निकल जाते हैं। शॉपिंग मॉल में सब अपने अपने ड्रेस ट्राई करते हैं, पर अनु को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि वो क्या पहने, क्योंकि जो उसे पसंद आता है वो उसे मिरर में लगाकर देखती है तो काव्य इशारे से उसे बोलता है डन, पर अगले ही पल अनु मुंह बनाकर उसे रिजेक्ट कर देती है। काफी टाइम तक यही चलता है तो सब परेशान हो जाते हैं क्योंकि आखिर दुल्हन की ड्रेस ही फाइनल नहीं हुई है। इतने में काव्य की नजर एक बहुत ही प्यारी बनारसी साड़ी पर पड़ी तो वो बड़ी माँ के पास गया और बोला, बड़ी माँ आप ना वो वाली साड़ी अपने लिए ले लो, आप पर बहुत जचेगी। बड़ी माँ, नहीं बेटा, अब इस उम्र में ये मुझ पर कहाँ अच्छी लगेगी, ये तो अनु पर अच्छी लगेगी। क्यों अनु बेटा, लेगी ये साड़ी? काव्य अनु के बोलने से पहले ही, अरे कहाँ बड़ी माँ, ना तो आजकल की लड़कियों को साड़ी संभालना आता है और ये इन पर अच्छी नहीं लगेगी। अनु तुरंत बोलती है, अरे माँ, मैं तो अब वही साड़ी लूंगी और एंगेजमेंट में भी वही पहनूंगी और संभाल भी लूंगी।
काव्य, अरे नहीं अनु, ये तुम पर अच्छी नहीं लगेगी, तुम कुछ और ले लो, गाउन या लहंगा वगैरह। बड़ी माँ, चुप कर, अनु ने बोल दिया ना, बस वो वही लेगी, दैट्स फाइनल। काव्य अपनी जीत पर मंद मंद मुस्कुरा रहा था। सब अपनी अपनी शॉपिंग करके वापस आ गए थे। इधर काव्य अपनी प्लानिंग को फाइनल टच दे रहा था। बस उसका काम पूरा हो गया तो उसने रिया को फोन किया, उसे सब बता दिया और टाइम पर अनु को लाने को बोल दिया। अब काव्य अनु के आने का बेसब्री से इंतजार करने लगा और वो टाइम भी आ गया। रिया अनु के घर जाती है। रिया, अनु डार्लिंग जल्दी तैयार हो जा, हम घूमने जा रहे हैं। अनु, नहीं यार मेरा मन नहीं है, फिर कभी चलेंगे। रिया, बस तेरा यही है रोज का, जब भी कहीं चलने को बोलती हूँ बस अपना सड़ा हुआ सा मुंह बनाकर मना कर देगी। जा, मैं नहीं बोलती तुझसे। अनु, ठीक है अब ज्यादा ड्रामा मत कर, चल रही हूँ। रिया खुश हो जाती है और अनु तैयार होने जाती है। थोड़ी देर में अनु शॉर्ट्स और येलो कलर का क्रॉप टॉप पहन कर आती है और बालों को खुला ही छोड़ती है, जिसमें कुल मिलाकर वो बहुत सुंदर लग रही थी। रिया और अनु एक रेस्टोरेंट में पहुंच जाते हैं और अंदर जाकर रिया, तू अनु टेरेस पर चल, मैं अभी आती हूँ। अनु, टेरेस पर क्यों, हम यहाँ भी तो बैठ सकते हैं ना। रिया, नहीं, ऊपर बढ़िया पार्टी चल रही है जो कि रेस्टोरेंट की तरफ से है, तो वहीं चलना है, तू चलना, मैं आ रही हूँ। अनु बड़बड़ाते हुए ऊपर चली जाती है और वहां देखती है तो देखती ही रह जाती है। फ्लावर से बहुत ही सुंदर और सिंपल तरीके से डेकोरेट किया गया है और जगह जगह डिजाइनर कैंडल भी जली हुई है, जिनकी फ्रेग्रेंस भी बहुत बढ़िया आ रही थी। पर अनु को वहां कोई नहीं दिखा तो वो आवाज देती है, अनु कोई है यहाँ। जब कोई आवाज नहीं आती तो अनु आगे चलकर देखती है तो उसे नीचे सॉरी लिखा मिलता है। तो अनु समझ जाती है कि ये काम काव्य का ही है और काव्य उसके आसपास ही है। तो वो जाने का नाटक करती है क्योंकि वो भी देखना चाहती थी काव्य उसके लिए क्या कर सकता है। जैसे ही अनु जाने लगती है तो उसे गिटार की धुन सुनाई देती है। अनु उसमें इस कदर खो गई कि उसे किसी का होश ही नहीं रहा और जब होश आया तो देखा कि काव्य रेड रोज लिए घुटनों पर बैठा है, एक हाथ में रोज और एक हाथ से कान पकड़े हुए बैठा था। अनु को वो बहुत ही क्यूट लग रहा था तो उसने तुरंत रेड रोज लिया और उसे अपने हाथ से ऊपर उठाया। अनु की आंखों में हल्के से आंसू आ गए जिसे काव्य ने देख लिया। काव्य, अनु आई एम सॉरी, प्लीज लास्ट टाइम माफ कर दो, फिर कभी तुम्हें हर्ट नहीं करूंगा, प्लीज लास्ट टाइम। अनु, नहीं काव्य, अब आप सॉरी मत बोलिए, मैंने आपको माफ कर दिया है। काव्य, अगर माफ कर दिया तो ये आंसू कैसे। अनु, ये तो बस ऐसे ही खुशी के हैं कि कोई मेरे लिए भी एफर्ट कर सकता है। काव्य, अनु तुम नहीं जानती कि तुम मेरे लिए क्या हो। फिर एक रिंग लेकर घुटनों पर बैठकर अनु को प्रपोज कर दिया। काव्य, अनु क्या तुम अपनी पूरी लाइफ मेरे साथ खुशी खुशी बिताने को तैयार हो? क्या तुम अपने सारे गम मेरे नाम करने को तैयार हो? क्या तुम इस पागल से लड़के को अपना बनाने के लिए तैयार हो? अनु, काव्य ये आप क्या। अनु को बीच में ही रोक कर, काव्य मेरी बात पूरी नहीं हुई अनु, मुझे पता है कि तुम ये बोलोगी कि हम तो वैसे भी शादी करने जा रहे हैं, तो फिर क्यों। तो मैं तुम्हें बता दूं, पहले हम अपनी मर्जी से नहीं फैमिली की मर्जी से शादी कर रहे थे, पर अब मैं तुम्हारी और मेरी मर्जी से शादी करना चाहता हूँ। आई लव यू अनु, पता नहीं कैसे कब बस हो गया तुमसे प्यार। अब मैं अपनी पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ। बोलो, दोगी मेरा साथ जिंदगी भर के लिए? क्या तुम मेरे बच्चों की मम्मी बनोगी? बोलो ना अनु, मैं वादा करता हूँ तुमसे, मैं तुम्हें जिंदगी भर ऐसे ही प्यार करता रहूंगा। अब तुम्हारे बिना नहीं रह सकता मैं। अनु थोड़ा शर्माते हुए, हाँ काव्य, मुझे भी पता नहीं कब आपसे प्यार हो गया, मुझे कुछ समझ नहीं आया। जब आपने मुझे वो सब बोला तो मैं इतना हर्ट हुई, लगा कि किसी ने जान ही खींच ली मेरी। फिर आपका मनाना अच्छा लगा, तब जाकर एहसास हुआ कि मैं भी आपसे प्यार करने लगी हूँ, मैं भी आपके बिना नहीं रह सकती हूँ। लव यू काव्य। ये सुनकर काव्य को इतनी खुशी हुई कि वो अनु को गोद में उठाकर गोल गोल घुमाने लगता है। अनु हंसते हुए, काव्य क्या कर रहे हैं आप, मुझे चक्कर आ रहे हैं, नीचे उतारिए प्लीज। अनु की बात सुनकर काव्य अनु को चेयर पर बैठा देता है और बोलता है, सॉरी सॉरी अनु, वो मैं ज्यादा एक्साइटमेंट में। अनु, कोई बात नहीं काव्य। काव्य, चलो चलकर डिनर करते हैं। अनु, ओके। काव्य ने अनु के लिए खाना निकाला और अपने लिए भी। अनु जैसे ही खाने के लिए होती है, काव्य उसे रोक देता है। अनु से इशारे से पूछती है, क्या हुआ। काव्य थोड़ा हिचकिचाते हुए, वो क्या मैं तुम्हें अपने हाथों से खिला सकता हूँ।
अनु सिर हिलाकर नजरें नीची कर लेती है। इस समय वो काव्य को बहुत क्यूट लगती है, तो काव्य सब भूलकर बस उसी में खो जाता है। जब अनु को काव्य की तरफ से कोई हरकत नहीं मिलती, तो वो उसके सामने हाथ हिलाते हुए बोलती है, काव्य क्या हुआ, खिलाइए ना, कहाँ खो गए। काव्य तो जैसे होश में आया हो, हाँ हाँ खिलाता हूँ। अनु काव्य की हालत देखकर मुस्कुराने लगती है। काव्य अनु को खिलाता है, फिर खुद भी खाता है। जब दोनों का डिनर हो जाता है, तो फिर दोनों वहीं पर रखे झूले पर बैठ जाते हैं। अनु चांद को देख रही होती है और काव्य अनु को। दोनों के बीच खामोशी छाई होती है। अनु, आज चांद कितना खूबसूरत लग रहा है ना। काव्य अनु में खोए हुए, बहुत। अनु, जी करता है बस ऐसे ही निहारती रहूं। पता है अनु अपनी बात बोल भी नहीं पाती कि देखती है तो काव्य कहीं और ही खोए हुए हैं। अनु काव्य से, काव्य आप कहाँ खो जाते हैं बार बार, आपको पता भी है कि मैं क्या बोल रही हूँ। काव्य, हाँ पता है ना, तुम अपने चांद की तारीफ कर रही हो और मैं अपने। अनु, आपका चांद मतलब। काव्य अनु की नोज को हल्का सा टच करके बोलता है, मेरा चांद तो तुम हो ना। अनु शर्मा कर काव्य के गले लग जाती है। काव्य, अनु तुम हमेशा ऐसे ही मेरे साथ रहना, कभी मुझे छोड़कर तो नहीं जाओगी ना, वादा करो। अनु, काव्य मैं आपसे वादा करती हूँ, मैं आपको छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी। हाँ, अगर मैं नाराज हो गई तो मुझे ऐसे ही मना लेना, और अगर कभी मैं अपने वादे से पीछे हटने लगी ना, तो आप संभाल लेना और मुझे अपने से जोड़ लेना या एक दो लगा देना, पर मुझे खुद से अलग मत होने देना। वैसे तो मैं बहुत होशियार हूँ, पर कभी कभी बेवकूफ़ भी बन जाती हूँ, ऐसा भाई बोलते हैं। अभी तक वो संभालते थे, अब आप संभाल लेना, संभाल लेंगे ना। काव्य, बिल्कुल, तुम मेरी हो और मैं तुम्हारा, अब हमें ही एक दूसरे को संभालना है। ऐसा बोलकर वो अनु के माथे को चूम लेता है। अनु उस एहसास से अपनी आंखें बंद कर लेती है। अनु की धड़कनें बहुत तेज चल रही होती हैं। काव्य धीरे से उसके होठ भी चूम लेता है और अलग हो जाता है। अनु अभी भी आंखें नहीं खोलती और काव्य के सीने से लग जाती है। काव्य, सॉरी वाइफी, बस कंट्रोल नहीं हुआ। अनु, आपको सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है, अनु तो आपकी ही है, ये तो आपका हक है। काव्य, नो वाइफी, मुझे हक के साथ साथ प्यार भी चाहिए, यू नो, प्यार वाला हक। अनु कंफ्यूज सी उसे देखते हुए, मतलब। काव्य, मतलब ये कि मुझे तुम्हारा प्यार चाहिए और हर चीज में तुम्हारी रजामंदी भी। जो चीज तुम्हें पसंद नहीं होगी वो मैं नहीं करूँगा, सिंपल। अनु, थैंक यू काव्य, मेरी लाइफ में आने के लिए, मुझे स्पेशल फील कराने के लिए। काव्य, अरे यार ये क्या थैंक यू लगा रखा है, मैंने कोई एहसान नहीं किया जो थैंक यू बोल रही हो। ऐसे तो मुझे भी थैंक यू बोलना चाहिए, पर मैं नहीं बोलूँगा। मैं बस इतना जानता हूँ कि मैं तुम्हारा हूँ और तुम मेरी, बस। चलो अब तुम्हें घर छोड़ दूँ। वैसे तुमसे दूर जाने का मन तो नहीं है, पर जल्दी ही तुमको अपना बना लूँगा। अब कुछ भी हो जाए मैं ये दूरी बर्दाश्त नहीं करूँगा। बस सगाई हो जाए, फिर मैं बड़ी माँ से बात करूँगा शादी जल्दी के लिए। अनु बस शर्मा कर रह जाती है। फिर काव्य अनु को घर छोड़ता है। घर के बाहर अनु, बाय काव्य, गुड नाइट। काव्य, अनु, क्यों, क्या हुआ। काव्य अपने लिप्स की तरफ इशारा करता है। गुड नाइट किस। अनु शर्माते हुए। काव्य, काव्य थोड़ा रूठते हुए, क्या काव्य, बस किसी तो मांगा है, अगर नहीं देना तो मत दो, बाय। अनु काव्य की आंखें अपने हाथ से बंद कर देती है। काव्य, ये तो चीटिंग है वाइफी। अनु एक हाथ से काव्य की आंखों को बंद कर देती है, दूसरे से काव्य के होठों पर उंगली रखकर उसे चुप कराती है। जिसे काव्य चूम लेता है तो अनु हंस देती है और काव्य के गाल पर किस करके भाग जाती है। काव्य, दिस इज नॉट फेयर वाइफी, सारे बदले लूंगा गिन गिन कर। अनु उसे जीभ चढ़ाते हुए अंदर भाग जाती है। काव्य बालों में हाथ फेरकर मुस्कुराते हुए अपने घर निकल जाता है। जब अनु घर आती है तो आदि जाग रहा होता है। वो अनु को खुश देखकर उससे पूछ ही लेता है, आदि, ओए मोटी, कहाँ से आ रही है जो इतना खुश है, प्रपोज कर दिया क्या किसी ने। अनु, अब भाई आज आप कुछ भी कह लो, मुझे बुरा नहीं लगेगा। और हाँ, एक बात बताऊं, आपने सही गेस किया है, किसी ने प्रपोज ही किया है। आदि एक्टिंग करते हुए, हाय राम, अनु ये तूने क्या किया, अब बेचारे काव्य का क्या होगा। अनु, अब जो हो, आपके बेचारे काव्य का, मैंने तो हाँ भी कर दी है। वैसे वो बेचारा काव्य ही है जिसने मुझे प्रपोज किया है। आदि खुश होते हुए, वाह अनु, आई एम सो हैप्पी फॉर यू। तू खुश तो है ना बच्चा। अनु, जी भाई मैं बहुत खुश हूँ और लकी भी कि मुझे काव्य जैसा लाइफ पार्टनर मिला है। आदि, अच्छा चल, तू खुश तो मैं भी खुश, अब सो जा जाकर। ऐसे ही करके दिन निकल रहे होते हैं कि सगाई के एक दिन पहले
अनु कॉलेज में होती है कि उसे कनिष्का की मम्मी यानी अनु की मामी का कॉल आता है और वो बिना किसी को बताए हॉस्पिटल निकल जाती है। वो वहां देखती है कि कनिष्का ने अपने हाथ की नस काट ली है और वो बेहोश है। अनु अपनी मामी से पूछती है, मामी जी ये सब कैसे और क्यों किया कनी ने? मामी, अब क्या बताऊं बेटा, मुझे तो खुद कुछ पता नहीं। बस आखिरी बार बोल रही थी कि जिससे वो प्यार करती थी उसकी किसी और से शादी होने वाली है और वो नहीं रह सकती उसके बिना। थोड़ी ही देर में कनिष्का को होश आ जाता है तो अनु उससे पूछती है, कनी ये सब तूने क्यों किया? तुझे कुछ हो जाता तो हम सबका क्या होता? और कौन है वो जिसके लिए तू मरी जा रही थी? कनिष्का, जाने देना, क्या फर्क पड़ता है, अब तो वो किसी और का होने जा रहा है। अनु, मैं मर जाऊंगी उसके बिना, मुझे नहीं जीना, क्यों बचाया मुझे, मर जाने दो। ऐसे बोल वो ड्रिप निकालने लगी तो उसे अनु ने रोक दिया और बोली, काम डाउन कनु, मुझे बता तो सही कि है कौन वो। मैं तुझसे वादा करती हूँ मैं उसे तेरे पास लाऊंगी। कनिष्का, तू नहीं कर सकती, प्लीज मुझे अकेला छोड़ दे, तू जा। तभी कनिष्का की मम्मी बोली पीछे से आते हुए, क्यों छोड़ दे तुझे, ताकि तू फिर से अपनी जान दे दे। बता देना अनु को। अनु से, अनु प्लीज मैं तेरे हाथ जोड़ती हूँ, मेरी बच्ची को बचा ले। अनु, बता तो कनी। कनी, बताने से तू कौन सा तू उसे मुझे दे देगी? अनु, बातें मत बना, बता मुझे, मैंने वादा किया है तुझसे, चल अब बोल कौन है वो। कनी, अगर तू पलट गई तो नाम सुनकर तुझसे नहीं होगा, तू जा ना, छोड़ दे मुझे मेरे हाल पर। अनु, मैंने तुझसे वादा किया है, अब मुझे डरा मत, तुझे मेरी कसम, बता। मामी, बता देना कनी प्लीज। कनी, ठीक है तो सुन, मैं काव्य से प्यार करती हूँ, वो अगर मुझे नहीं मिला तो मैं अपनी जान दे दूंगी। क्या तू उसकी सगाई मुझसे करा सकती है क्या? क्या अपने होने वाले पति को मुझे दे सकती है? ये सुनकर तो अनु के पैरों से जमीन खिसक गई। उसे कुछ समझ नहीं आया कि ये हुआ क्या। अनु ने अपने आंसू बड़ी मुश्किल से रोकते हुए, तू मजाक कर रही है ना? देख, अगर ये मजाक है तो तुझे पिट जाना है मेरे हाथों से। ऐसी सिचुएशन में भी तुझे मजाक सूझ रहा है? कनी, मैं मजाक नहीं कर रही, सच बोल रही हूँ। फिर अचानक से सर्जिकल नैप उठाया और उसे उसी कलाई पर रखते हुए बोली, मैं सच में अपनी जान दे दूंगी, मुझे काव्य चाहिए। मुझे पता था तो उससे कुछ नहीं होगा, वादा करना आसान होता है। मामी, अनु प्लीज मेरी बच्ची को बचा ले, हाँ बोल दे, तुझे तो और लड़के मिल जाएंगे, मेरी बेटी को कुछ हुआ तो मैं नहीं जी पाऊंगी। अनु रोते हुए उसका नाइफ लेने की कोशिश करती है। तू शांत हो जा, आराम से बात करते हैं, जो तू चाहेगी वही होगा, बस तू इसे मुझे दे दे। कनी, तू सच बोल रही है ना? अनु, हाँ कनी, तेरी जान से ज्यादा कुछ जरूरी नहीं है मेरे लिए, जो तू चाहेगी वही होगा। तेरी सगाई काव्य से कल ही होगी, ये मेरा वादा है तुझसे। कनिष्का बहुत खुश हो जाती है और वो नाइफ नीचे रखकर अनु को गले लगा लेती है और बोलती है, आई एम सॉरी अनु, बट मैं क्या करूं, नहीं रह सकती काव्य के बिना। पर तू जो मेरे लिए कर रही है उसका एहसान मैं मरते दम तक नहीं भूलूंगी। अनु, मामी आप इसे कुछ खिला दीजिए, वीकनेस आ गई होगी, मुझे कुछ काम है, मैं चलती हूँ। अनु हॉस्पिटल से काव्य को एक होटल रूम में बुलाती है। पहले तो काव्य को अजीब लगता है पर फिर कुछ सोचकर चला जाता है। वहां पहुंचकर काव्य अनु से, क्या बात है बायफी, आज डायरेक्ट होटल रूम में, नोट वेट, क्या इरादा है? अनु बिना किसी भाव के, काव्य मैं आपसे कुछ मांगूं तो क्या आप मुझे वो देंगे? काव्य, हाँ बिल्कुल, सब तुम्हारा ही तो है, मेरी वाइफी के लिए मेरी जान भी हाजिर है, तुम बोलो तो सही तुम्हें क्या चाहिए? अनु, आप कनिष्का से कल सगाई कर लीजिए प्लीज। काव्य, तुम पागल तो नहीं हो गई हो, कल हमारी सगाई है और ये तुम कैसी बहकी बहकी बातें कर रही हो? देखो, अगर ये मजाक है तो मैं तुम्हें बता दूं कि मुझे ऐसे मजाक बिल्कुल पसंद नहीं है। बोलो ना अनु, प्लीज चुप मत रहो। अनु, नहीं काव्य, आई एम सीरियस, मैं कनी से वादा कर चुकी हूँ कि उसकी सगाई आपसे ही होगी। काव्य गुस्से से, मतलब तुमने वादा भी कर दिया बिना मुझसे पूछे? तुम होती कौन हो ये फैसला करने वाली? क्या मेरी फीलिंग्स की कोई वैल्यू नहीं है? अनु, प्लीज काव्य शांत हो जाओ और शांति से मेरी बात सुनो। अगर आप उसे नहीं मिले तो वो मर जाएगी। और काव्य को हॉस्पिटल वाली सारी बात बता देती है। काव्य अभी भी बहुत गुस्से में होता है। काव्य, तो क्या मैं कोई खिलौना हूँ जो दिल बहलाने के लिए जिसने मांगा उसे पकड़ा दिया? अनु से अब बर्दाश्त नहीं होता तो वो काव्य का चेहरा पकड़कर रोने लगती है। काव्य प्लीज मेरी बात मान लीजिए, मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। अगर मैं ऐसा नहीं करती तो वो अपनी जान ले लेती। मैं अपनी
अपनी आंखों के सामने ऐसा कैसे होने देती? प्लीज अपनी अनु की बात मान लीजिए काव्य, आपको मेरी कसम, कनी से सगाई कर लीजिए प्लीज। अब काव्य को और गुस्सा आने लगता है। वो गुस्से में अनु के पास जाने लगता है और अनु डर कर पीछे होती जाती है और पीछे होते होते वो दीवार से टिक जाती है। अनु, काव्य ये आप। अनु बस इतना ही बोल पाती है कि काव्य उसे कसकर खींचकर उसके होठों पर अपने होठों को रख देता है और उसे पैसेनेट से चूमने लगता है। दोनों की आंखों से आंसू निकल रहे होते हैं। कुछ देर में काव्य अनु को आजाद करता है पर उसे दूर नहीं जाता, उसे अपनी बाहों में भरकर रोने लगता है। काव्य, प्लीज अनु, ये सब मत करो। अनु, आप मेरी ये बात मान लीजिए, मैं आपकी हर बात मानूंगी, जो आप कहेंगे। मैं आपकी थी, हूँ और हमेशा रहूंगी। काव्य एक झटके से अनु को अलग करता है और बोलता है, ठीक है, अगर तुम यही चाहती हो तो यही सही, पर मेरी एक शर्त है। अब कैसी शर्त? काव्य, मैं ये सगाई तुम्हारे सामने ही करूंगा, अगर तुम नहीं आई तो ये सगाई भी नहीं होगी। अनु, ठीक है, अगर आपकी यही मर्जी है तो मैं जरूर आऊंगी। काव्य वहां से निकल जाता है। वहां से निकलने के बाद उसके पास किसी का कॉल आता है, जिसे सुनकर उसके चेहरे के एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं और वो बोलता है, यू पे फॉर इट, और फिर किसी को कॉल करता है और कुछ देर बात करके कॉल कट कर देता है। इधर अनु घर आकर अपना डिसीजन सबको बताती है। सब उस पर बहुत गुस्सा करते हैं पर वो सबको मना लेती है। सब अनु को जानते हैं, वो बहुत इमोशनल है, कनी उसका फायदा उठा रही है, पर वो ये भी जानते हैं कि वो बहुत जिद्दी है, जो एक बार ठान लेती है वो करके ही रहती है। सब बुझे मन से सगाई की तैयारी करने लगते हैं। अनु अपने रूम में आकर बहुत रोती है। कोई सुन ना ले तो वॉशरूम में शॉवर के नीचे खड़े होकर रोने लगती है। फिर थोड़ी देर में चेंज कर बेड पर लेट जाती है। आदि ने जब सुना तो उसने काव्य को कॉल किया, तो पता नहीं काव्य की उससे क्या बात हुई और वो कॉल कट कर देता है। इधर काव्य भी घर पर सबको समझा देता है। नेक्स्ट मॉर्निंग सगाई का दिन। आज कनिष्का बहुत खुश थी। वो अनु को जलाने का कोई मौका नहीं छोड़ रही थी। कभी काव्य के बारे में पूछती तो कभी सगाई में पहनने के लिए कपड़े उसी से सिलेक्ट करने को बोलती। अनु बस चुपचाप उसकी हेल्प करती जाती। सगाई की तैयारियों में शाम भी हो गई। अब सब तैयार होकर नीचे आ गए थे, क्योंकि सगाई यहीं घर के गार्डन से होनी थी। अनु ने वही साड़ी पहनी थी जो काव्य ने उसके लिए पसंद की थी। कनिष्का ने रेड कलर का ऑफ शोल्डर गाउन पहना हुआ था। काव्य भी अपनी फैमिली के साथ आ गया था। उसने इंडो वेस्टर्न ड्रेस पहनी थी, जैसे सगाई ना होकर शादी हो उसकी। सब बुझे मन से सगाई में शामिल हुए थे। खुश केवल दो लोग थे, एक कनिष्का और दूसरी उसकी माँ सरिता जी, कनी की माँ। चलिए सगाई की रस्म शुरू करते हैं। काव्य ने एक बार अनु की तरफ देखा, फिर सगाई की अंगूठी लेकर कनी को पहना दी, वो भी ऐसे जैसे कोई जबरदस्ती पहनाता हो। अंगूठी पहनाते हुए कनी को दर्द हुआ तो उसने बोला, औच। काव्य बेबी धीरे, इट्स हर्टिंग। काव्य कुछ नहीं बोला, पर मन में, ये तो बस शुरुआत है। मेरी अनु को रुलाया, देखो आगे क्या क्या होता है। कनिष्का ने भी जल्दी से काव्य को अंगूठी पहना दी, जैसे अगर वो 1 मिनट भी रुकेगी तो काव्य भाग जाएगा। जैसे तैसे सगाई हुई तो कनी बोली, ये क्या, मेरी सगाई में इतनी शांति क्यों है? अनु, अपनी बहन की सगाई में डांस नहीं करोगी? काव्य को ये सुनकर बहुत गुस्सा आता है और वो अपनी मुट्ठियां भींच लेता है और खुद को जैसे तैसे शांत करता है। अनु, नहीं कनी, तू कर डांस, मैंने साड़ी पहनी है तो मुझसे नहीं होगा। कनी, कोई बात नहीं, चलो काव्य हम लोग डांस करते हैं, और काव्य का हाथ पकड़कर उसे ले जाती है। काव्य का हाथ पकड़े देख रिया सोनिया से मेरा तो मन कर रहा है कि मैं चुड़ैल का मुंह नोच लूं, बस अनु की वजह से चुप हूँ। सोनिया, मन तो मेरा भी बहुत है पर कुछ नहीं कर सकती। सारे फ्रेंड्स बस कनी को कोस रहे थे कि पायल वहां से सबको आय बिंग करके चली जाती है। सब समझ जाते हैं ये जरूर कोई खुरापात करेगी। पायल हाथ में जूस लिए कनी की तरफ बढ़ती है और उससे टकराते हुए पूरा जूस उस पर गिरा देती है। पायल, ओ सो सॉरी। कनी, ये क्या किया यू इडियट, सारी ड्रेस खराब कर दी। काव्य बेबी, मैं अभी आई। पायल काव्य की तरफ थम्स अप करती है और चली जाती है। जैसे ही कनी वॉशरूम जाती है उसे निधि वहीं लॉक कर देती है और वो भी काव्य को इशारा करती है। अब काव्य मुस्कुराते हुए अनु की तरफ बढ़ता है। अनु मन में, ये काव्य मेरी तरफ क्यों आ रहे हैं, क्या चल रहा है इनके दिमाग में? काव्य अनु को कोई मौका दिए बगैर अनु को कंधे पर टांगते हुए वहां से ले जाता है और सबसे बोलता है, सॉरी, पर ये जरूरी है, आप सबको सॉरी सब एक्सप्लेन कर देगा। काव्य अनु को ले जाकर गाड़ी में बैठाता है। अनु,
काबी, ये आप क्या कर रहे हैं? आपकी अभी अभी सगाई हुई है। प्लीज मुझे जाने दीजिए। सब क्या सोच रहे होंगे? काव्य, तुम्हें मेरी कसम है, अगर अब कुछ बोली तो बहुत बोल चुकी हो और बहुत कर चुकी हो अपने मन की। अब मेरी बारी है, तो प्लीज शट योर माउथ बोलकर गाड़ी की स्पीड बढ़ा देता है और फोन पर बात करते हुए, वहाँ की सारी तैयारी हो गई है, बस हम लोग भी पहुंच ही रहे हैं। अनु बस उसे चुपचाप देखती रहती है और उसके आंसू बहते रहते हैं। काव्य मन में, बस अभी रो लो जितना रोना है, बस फिर कभी नहीं रोने दूंगा। काव्य अनु को उठाकर अपने साथ ले जाता है और उसे कसम देकर चुप भी कर देता है। इधर पार्टी में काव्य की बड़ी माँ जब सौर्य से पूछती हैं, ये सब क्या हो रहा है? सौर्य, कोई मुझे कुछ बताएगा? पहले काव्य बोलता है कि कनिष्का से सगाई करेगा, अब बीच पार्टी में अनु को इस तरह से उठाकर कहाँ ले गया है? सौर्य, आप सब लोग मेरे साथ चलिए, मैं आप सबको रास्ते में सब बताता हूँ। इधर ना तो उस समय कनिष्का थी, ना उसकी माँ। कनी की माँ उसे ढूंढ रही थी, तो उन्हें कुछ नहीं पता था कि क्या हो रहा है। काव्य गाड़ी रोकता है और अनु को बाहर आने का बोलता है, पर अनु गुस्से के कारण बाहर नहीं निकलती, तो काव्य उसे गोद में उठाकर बाहर निकालता है, तो अनु देखती है कि वो उसे मंदिर लेकर आया है। अनु, काव्य प्लीज मुझे नीचे उतारिए, आप मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हैं? वह सब क्या सोच रहे होंगे, प्लीज वापस चलिए। काव्य अनु को डांटते हुए, चुप, एकदम चुप, मैंने कसम दी थी ना, अब मेरी कसम की कोई वैल्यू नहीं है तुम्हारे लिए। अनु मुंह पर उंगली रखे सिर में हिला देती है, अगर अब कुछ बोली ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझ गई ना? अनु बस सिर हिला देती है। जब वो लोग ऊपर मंदिर में जाकर देखते हैं तो वहाँ आदि और मम्मू पहले से ही मौजूद थे। उनको देखकर अनु हैरान रह जाती है, पर काव्य की कसम की वजह से चुप रहती है। आदि, मुहूर्त निकला जा रहा है, चलो जल्दी से चलो। काव्य, हाँ बस सौर्य, बड़ी माँ और बाकी सबको लेकर आ जाए। मुहूर्त का नाम सुनकर अनु सवालिया नजर से काव्य और आदि को देखती है, पर कोई उसकी तरफ नहीं देखता। अनु वहां से जाने लगती है तो उसकी मम्मू, अनु वहीं रुक जाओ, तुमने जो करना था कर लिया, अब तुम चुपचाप वो करो जो हम कर रहे हैं। अगर अब यहाँ से हिली ना तो मेरा मरा मुंह देखोगी, फिर करती रहना अपने मन की। अनु भरी आंखों से बस सबको देखती रहती है। इधर सौर्य भी सबको रास्ते में सब बताता है, जिससे सब खुश हो जाते हैं और जल्दी ही मंदिर पहुंच जाते हैं। बड़ी माँ, तुझे जब यही करना था तो मुझे पहले ही बता देता, मैं पहले ही तैयारी कर लेती। चल कोई बात नहीं, मुहूर्त ना निकल जाए, जल्दी चलो। अनु तो बस एक रोबोट की तरह वही करती जा रही थी जो उससे बोला जा रहा था। फेरे हुए, सिंदूरदान की रस्म हुई, मंगलसूत्र पहनाया गया। पंडित जी, अब विवाह संपन्न हुआ, अब आप लोग घर के बड़ों का आशीर्वाद ले लो। जी हाँ, आपने सही सोचा, यहाँ काव्य और अनु का विवाह संपन्न हो चुका है। जल्दी इसलिए कि कहीं कनी ना आ जाए और अनु का दिमाग फिर ना जाए। आप सब तो समझदार हैं, समझ ही गए होंगे। इमोशनल फूल है हमारी अनु तो। चलिए आगे चलते हैं। इधर पार्टी में जब सौर्य काव्य के घर वालों को अपने साथ ले जा रहा था तो कनी की माँ ने देख लिया और उन्होंने किसी को उनका पीछा करने को बोला। तब उन्हें पता चला कि ये लोग कहाँ गए हैं और क्यों। वो जल्दी से कनी को ढूंढती है और उसे वॉशरूम से बाहर निकालकर सब बताती है, जिससे कनी को गुस्सा आता है और वो अपनी माँ के साथ वहां पहुंच जाती है। जब वो सुनती है कि उन दोनों की शादी हो चुकी है तो वो ताली बजाते हुए अनु से, बह अनु बह, कितनी झूठी है ना तू, क्या बोली थी कि काव्य तेरा होगा और उसकी सगाई तुझसे होगी? सगाई तो तूने मुझसे करा दी और खुद शादी कर ली, अब कहाँ गया तेरा वादा? कनी की माँ, अरे तू कितनी बेशर्म है, तूने अपनी ही बहन के पति पर बुरी नजर डाल ली। उस दिन तो बहुत बड़ी बातें और वादे कर रही थी, तो अब क्या हुआ? अब क्या होगा मेरी बच्ची का? अनु, ये सब करने से पहले कनी का तो सोचती। कनी एक्टिंग करते हुए, माँ अब मैं जी कर क्या करूंगी, मैं नहीं रह सकती काव्य के बिना। अनु के सिर्फ आंसू निकल रहे थे और वो रोते हुए बोली, प्लीज कनी, मेरी बात तो सुनो, ये सब के बारे में मुझे नहीं पता था, अगर पता होता तो। कनी बीच में ही, तो क्या कर लेती तू, कर तो तू अभी भी सकती है। अगर तुझे इस शादी के बारे में नहीं पता था, अगर इन लोगों ने तेरे साथ जबरदस्ती की है तो मत मान इस शादी को, हटा दे सिंदूर और मंगलसूत्र और करा दे इसी मंदिर में मेरी शादी काव्य के साथ। अनु और बाकी सब हैरानी से उसे देखते हैं, ये बोल क्या रही है? अनु, कनी तू ये क्या? अनु अपनी बात पूरी कर पाती, बीच में ही काव्य बोलता है, अब कोई नहीं बोलेगा, सिर्फ मैं बोलूंगा और सब सुनेंगे। हाँ तो कनिष्का, क्या कह रही थी तुम कि मेरे बिना नहीं रह सकती? अगर मैं ना मिला तो मर जाओगी?
इनफैक्ट तुमने तो सुसाइड अटेम्प्ट भी कर लिया था, पर जख्म तो दिख नहीं रहा है तुम्हारे हाथ में। इनफैक्ट उसका निशान भी नहीं है, और अभी तो 2 दिन भी नहीं हुए। ऐसी कौन सी मेडिसिन दे दी डॉक्टर ने जो 2 दिन में ही जख्म भर भी गया और उसका निशान तक नहीं है। कनी ये सुनकर उसका चेहरा और उसकी माँ का सफेद पड़ गया, जैसे उनकी कोई चोरी पकड़ गई हो। अभी तक सब अपने में ही गुम थे, अब जाकर उन्होंने ध्यान दिया, और सबसे ज्यादा तो अनु ने। उसे भी हैरानी होती है, उसे समझते देर नहीं लगती है कि वो बेवकूफ बन गई थी। अनु को अब बहुत गुस्सा आता है, और वो गुस्से में सीधा कनी के गाल पर खींच कर रख देती है। ये सब इतना जल्दी हुआ, किसी को कुछ समझ नहीं आया। वही सब अपने मुंह पर हाथ रखे अनु को ही देख रहे थे, और वही काव्य के चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है, और वो मन में बोलता है, वह मेरी शेरनी, दैट्स भाई आई एम फॉल इन द लव विद यू। वो फिर एकदम सीरियस होकर अनु से बोलता है, 1 मिनट अनु, पहले ये तो देख लो। फिर वो सबको एक वीडियो दिखाता है, जिसमें सब देखते हैं कि कैसे कनी और उसकी माँ अनु को इमोशनल ब्लैकमेल कर रही थी। फिर अनु के जाने के बाद कनी एक एप्पल निकाल कर खाते हुए, मॉम आप भी क्या एक्टिंग करते हो, बिल्कुल रियल। और वो बेवकूफ अनु सब सच मान बैठी, मुझसे मेरे काव्य को छीनेगी, उसकी जान ना ले लूं मैं। पर आपका आइडिया कमाल का था, और सक्सेसफुल भी रहा। कनी की माँ इतराते हुए, सक्सेसफुल तो होना ही था, कच्ची खिलाड़ी थोड़े ना हूं मैं। ऐसे ही इसकी माँ को बेवकूफ बनाती आई थी, अब इसको भी बना दिया। और ये मानती भी क्यों नहीं, अपनी माँ की तरह बेवकूफ है। इसकी माँ से मैं ऐसे ही पैसे ऐंठती थी, और वो बेवकूफ अपने इलाज के पैसे भी मुझे दे देती थी, अपने पति से झूठ बोलकर। उन्हीं पैसे से तो हम तुम्हें इतनी अच्छी लाइफ दे पाए हैं। जीजा जी तो इतना भी नहीं जानते थे कि वो अपनी बीबी को जो पैसे उसके इलाज के लिए देते थे वो मुझे दे देती थी, क्योंकि मैं उसके आगे झूठे आंसू बहाकर उसे इमोशनल कर देती थी, और वो इलाज ना करवाने की वजह से भगवान को प्यारी हो गई। कनी, वाह माँ, मान गए आपको, मैं आप पर ही गई हूँ। मुझे भी ऐसो आराम की आदत है, और अब डैड का बिजनेस भी सही भी नहीं चल रहा है, तो मुझे तो अपना स्टैंडर्ड मेंटेन रखना ही था। तो बस अनु के बर्थडे में काबे को देखा तो सोचा, लड़का अमीर भी है और गुड लुकिंग भी, मैं भी कहाँ कुछ कम हूँ, तो बस उसे फंसाने का सोचा। पर ये तो अनु का आशिक निकला, इस पर मेरे हुस्न ने भी कुछ असर नहीं किया। तब जाकर मैंने आपको बताया, और देखो हम कामयाब हो गए। ये सब सुनकर कनी के डैड एक जोरदार थप्पड़ अपनी पत्नी को मारते हैं और बोलते हैं, तू नागिन है, मेरी बहन को डस लिया तूने, और वैसा ही अपनी औलाद को बना दिया। मुझसे बोलती थी कि ये पैसे तूने अपने जेवर बेचकर मेरे बिजनेस के लिए लिए हैं, तेरा मेरा कोई रिश्ता नहीं है। अब मेरे लिए तुम दोनों मर गई हो। कनी, क्या कमी रह गई थी मेरे प्यार में जो तूने ये सब किया। ये सब बोलकर वो रोने लगते हैं। काव्य शौर्य को उन्हें संभालने का इशारा करता है, तो वो उन्हें संभालता है। इधर अनु तो ये सब सुनकर सुन्न हो जाती है, उसे समझ ही नहीं आता कि वो क्या करे। इधर जब किरण जी ने ये सब सुना तो उनको तो इतना गुस्सा आया कि उन्होंने तो 4-6 थप्पड़ लगा दिए, वो तो और मारती। पर कनी बीच में हाथ पकड़कर उन पर हाथ उठाते हुए, हे यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी मॉम पर हाथ उठाने की, तुमको तो। और वो जैसे ही किरण जी को मारती, अनु तुरंत ही कनी का हाथ पकड़कर मोड़कर उसकी पीठ पर लगा देती है और बोलती है, डोंट यू डेयर, ये हरकत अब दोबारा मत करना, वरना हाथ उखाड़कर दूसरे हाथ में दे दूंगी। कनी चिल्लाते हुए, आह छोड़ो मुझे, मॉम प्लीज हेल्प मी। कनी किरण जी पर हाथ उठाने की कोशिश करती है, तो अनु बीच में ही उसका हाथ पकड़कर मोड़ देती है। तो वो दर्द से चिल्लाती है, कनी की माँ, छोड़ो मेरी बेटी को। अनु, तुम्हें तो मैं। और वो अनु को मारने ही जाती है कि काव्य उसकी तरफ आता है, पर अनु ने दूसरे हाथ से उनका हाथ पकड़ते हुए, अनु नहीं मामी जी, आज नहीं, बोलकर दोनों को झटक देती है। फिर बोलती है, हाँ तो आप क्या बोल रही थी कि मेरी माँ बेवकूफ है और मैं उन पर गई हूँ। सॉरी मामी जी, ना तो मेरी माँ बेवकूफ थी और न ही मैं अपनी माँ पर गई हूँ। उन्होंने आपकी मदद इसलिए की क्योंकि वो चाहती थी कि उनका भाई कुछ करे और उनका परिवार किसी के आगे हाथ ना फैलाए, और उन्होंने अपने इलाज के पैसे आपको दिए। उसका भी एक कारण था, वो ये था कि वो जानती थी कि उनकी बीमारी ऐसी है कि वो नहीं बच सकती, और ये बात डैड भी जानते थे, और वो उन्हें मना भी करती थी। पर डैड का प्यार ये बात मानने को तैयार ही नहीं था। इसीलिए माँ ने सोचा कि जाते जाते वो किसी का भला कर दें, तो वो पैसे उन्होंने आपको खैरात में दिए थे, समझी। और हाँ, मैं माँ की तरह सीधी नहीं हूँ, मुझे मेरी मम्मों ने स्ट्रांग बनाया है, और फाइट करना भी।
अगर मैं अपने पर आई ना तो बहुत कुछ बिगड़ जाएगा। सब शॉक्ड होकर अनु को देख रहे थे। अनु सबसे, क्या आप लोग इस तरह क्यों देख रहे हैं? ये सब मैं पहले से जानती हूँ, क्योंकि माँ की डायरी है मेरे पास। फिर अपनी मामी के पास जाकर बोली, हाँ तो आप क्या बोल रही थी कि मैंने अपनी बहन के पति पर बुरी नजर डाली? तो सुनिए, जो उसका है ही नहीं, मैं उस पर नजर क्यों डालूं? काबे मेरे थे, मेरे हैं और मेरे ही रहेंगे। ये सुनकर काबे बहुत खुश होता है। वो तो मैं अपनी बेवकूफ़ी की वजह से काबे को छोड़ रही थी, पर थैंक्स टू काबे, जिनकी वजह से आज मैं समझ पाई कि किसी पर भी विश्वास नहीं करना चाहिए। और बुरी नज़र तो आपकी और आपकी बेटी की थी मेरे काबे के ऊपर, उन लोगों को धमकाते हुए। और हाँ, एक बात और, आज के बाद आप दोनों अपनी ये गंदी शक्ल मेरे और मेरे दोनों परिवार के आसपास भी लेकर मत घूमना, वरना जिन हाथों ने आंसू पोंछे हैं उन हाथों से हाथ पैर तोड़ना भी जानती हूँ। फिर उनके कंधे थपथपाते हुए, नाउ गेट लास्ट, वो दोनों वहां से चली जाती हैं। अनाया के मामा सबसे हाथ जोड़कर माफी मांगते हैं। अनु, नहीं मामा जी, आप प्लीज माफी मत मांगिए, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। रमेश जी, हाँ अनु बिल्कुल सही बोल रही है, आप अपने ऊपर कोई बोझ मत रखिए। आपको जब भी हमारी जरूरत हो हमें याद कर लीजिए। मामा जी हाथ जोड़कर वहां से चले जाते हैं। फिर काबे की दादी बोलती हैं, अब क्या पूरी रात मंदिर में जगराता करना है? बड़ी बहू अनु को घर लेकर चलो, उसके गृह प्रवेश की तैयारियां भी तो करनी है। बड़ी माँ, जी माँ जी। अनु के दादाजी, हाँ चलिए, फिर कल हम लोग मिलते हैं। इनकी शादी की पार्टी भी तो देनी है, ताकि हम सबको बता सकें कि इनकी शादी हो चुकी है। सभी लोग हाँ में सिर हिलाते हैं और अपने अपने घर चले जाते हैं, और काव्य और अनु को थोड़ी देर से आने को बोलते हैं। अरे भाई, उनके गृह प्रवेश की तैयारी जो करनी है। जब सब चले जाते हैं तो अनु काव्य को देखती है, जो उससे गुस्सा है। अनु, थैंक यू काव्य, मुझे इतनी बड़ी साजिश से बचने के लिए। थैंक यू मुझे अपनी जिंदगी में शामिल करने के लिए, नहीं तो मैं आज बहुत बड़ी बेवकूफ़ी कर जाती। काव्य उससे कुछ नहीं बोलता। अनु बार बार उससे बोलती है, पर काव्य नहीं बोलता। अनु, काव्य प्लीज, आई एम सॉरी, अब नहीं होगी गलती, प्लीज मान जाओ ना। काव्य, नहीं अनु, इस बार तुमने बहुत बड़ी गलती की है, तुमने मुझे बहुत हर्ट किया है। अनु, प्लीज सॉरी, अब नहीं करूंगी ऐसी गलती, आज के बाद जो आप बोलोगे वही करूंगी। और कान पकड़ लेती है। काव्य उसको ऐसे नहीं देख पाता, पर वो उसको माफ भी नहीं करना चाहता, क्योंकि अनु ने उसे बहुत हर्ट किया था। एक कारण और है, अब काव्य बाबू भी देखना चाहते हैं कि उनकी वाइफ ही उन्हें कैसे मनाती है। काव्य को किसी का कॉल आता है, वो ओके बोलकर कॉल कट कर देता है। अनु से काव्य, अनु चलो गाड़ी में बैठो। अनु जब काव्य के मुंह से अनु सुनती है तो उसे बहुत बुरा लगता है, क्योंकि काव्य उसे वाइफ ही बुलाता था। अनु, नहीं जाऊंगी जब तक आप मुझे माफ नहीं कर देते। और ये क्या अनु अनु लगा रखा है, वाइफ ही बोलिए। काव्य, सीधे बैठो गाड़ी में, बहस मत करो। अनु, नहीं बैठूंगी। काव्य बिना किसी एक्सप्रेशन के उसको गोद में उठा लेता है और गाड़ी की तरफ चल देता है। अनु भी उसको प्यार से निहारती है। काव्य उसको गाड़ी में बिठा देता है और चल देता है खुराना मेंशन। खुराना मेंशन में अनु का बहुत अच्छे तरीके से गृह प्रवेश होता है, और बाकी की रस्में होने के बाद अनु को काव्य के रूम में भेज दिया जाता है। अनु जब रूम में जाती है तो देखती है रूम बहुत ही सुंदर तरीके से डेकोरेट किया गया है। रूम देखकर उसको एक अलग बेचैनी होती है। वो जाकर बेड पर बैठ जाती है। तभी कायू आती है और बोलती है, भाभी, बड़ी माँ ने बोला है कि अभी आप चेंज करके ये नया ड्रेस ले लीजिए, फिर कल आपकी ड्रेसेस मंगवा लेंगे। अनु, थैंक यू कायू, मैं अभी वही सोच रही थी कि तुमसे ड्रेस ले लूं कोई। कायू, थैंक्स की कोई जरूरत नहीं है, अभी आप चेंज करके रेस्ट करिए, मैं बहुत थक गई हूँ तो मैं भी रेस्ट करूंगी, अभी भाई भी आते ही होंगे। ओके, गुड नाइट। कायू के जाने के बाद अनु चेंज करने जाती है और ढीली ढाली टी शर्ट और शॉर्ट्स पहनकर बाथरूम से बाहर आती है। तभी काव्य रूम में एंटर करता है तो अनु को देखकर एक पल को खो जाता है, पर फिर संभल जाता है और मन में बोलता है, यार ये इतनी प्यारी लगेगी तो खुद को काबू कैसे कर पाऊंगा, और अगर अभी पिघल गया तो इसे सबक कैसे सिखाऊंगा। कंट्रोल काव्य, कंट्रोल। और उसे इग्नोर करके बेड से पिलो उठाकर सोफे पर लेट जाता है और आंखें बंद करके ऐसे दिखाता है जैसे उसे बहुत नींद आ रही है। अनु काव्य को देखकर उसके पास आकर बोली, काव्य आप सोफे पर क्यों सो रहे हैं, मैं यहाँ सो जाती हूँ, आप बेड पर सो जाइए। काव्य कुछ नहीं बोला तो अनु ने फिर कहा, मुझे पता है आप सो नहीं रहे हैं,
प्लीज ना, अब हो गई गलती, माफ भी कर दो। काव्य आंखें बंद किए हुए ही, अनु मुझे बहुत नींद आ रही है, मैं आज बहुत थक गया हूँ, तुम भी सो जाओ जाकर, अब मत डिस्टर्ब करना मुझे। अनु भी उदास होकर बेड पर चली जाती है और सोचती है आज वो कितनी बड़ी गलती कर देती। ये तो शुक्र है कि कनी ने सिर्फ एंगेजमेंट के लिए बोला था, अगर शादी के लिए बोलती तो मैं क्या करती। काव्य का गुस्सा जायज है, अब इन्हें मनाऊं कैसे, मैंने आज तक किसी को नहीं मनाया। मैं आपको ज्यादा देर तक नाराज नहीं रहने दूंगी, अब आप मेरी जिंदगी हैं और मैं अपनी जिंदगी को खुद से दूर कभी नहीं जाने दूंगी। कुछ सोच अनु, कैसे मनाएगी अपने पतिदेव को। काव्य अपने मन में, आज का दिन कितना खुशी का था, जिस दिन का मैं कब से इंतजार कर रहा था। मेरा प्यार, मेरी जिंदगी आज हमेशा के लिए मेरी हो गई और मेरी नज़रों के सामने है। उसे मैं चाह कर भी अपनी बाहों में नहीं भर सकता, क्योंकि अगर मैंने ऐसा किया तो कल को फिर कोई तुम्हें इमोशनल करके मुझसे दूर कर देगा। अगर ऐसा हुआ तो मैं तो जीते जी मर जाऊंगा। इसीलिए तुम्हें ये समझाना होगा कि मेरी भी फीलिंग्स है, मैं भी कोई चीज नहीं हूँ। ऐसे ही सोचते सोचते दोनों सो जाते हैं। सुबह काव्य जल्दी उठ जाता है और देखता है कि अनु सो रही है। वो बिल्कुल छोटे बच्चे जैसे उसको क्यूट लगती है। उसे देखकर काव्य मुस्कुराने लगता है और धीरे से उसके माथे पर किस कर देता है और मन से बोलता है अब इतना तो बनता है, और फिर फ्रेश होने चला जाता है। अनु जब सोकर उठती है तो देखती है काव्य रूम में नहीं है। वो बाथरूम में फ्रेश होने जाती है और जब बाहर आती है तो कायू उसके लिए कपड़े लेकर आती है। कायू, भाभी आपको ये साड़ी पहननी है, आज पूरा है तो बड़ी माँ ने यही पहनने को बोला है, तो आप जल्दी से रेडी हो जाइए, पंडित जी बस आते ही होंगे। अनु, कायू क्या तुम मेरी इसे पहनने में हेल्प कर दोगी, मुझे इसे बांधने में प्रॉब्लम होती है। कायू, ठीक है बोल देती है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि आस्था क्यों नहीं आ रही है और बड़ी माँ भी तो आ सकती हैं अनु के हालचाल लेने। तो सुनिए, बड़ी माँ पूजा की तैयारियों में व्यस्त हैं और आस्था जी का 8वां महीना चल रहा है तो उन्हें बेड रेस्ट मिला हुआ है। कायू अनु की हेल्प करती है साड़ी पहनने में और तैयार होने में। फिर दोनों नीचे जाते हैं तो सब उसे देखते रह जाते हैं, क्योंकि वो येलो कलर की बनारसी साड़ी जिसका बॉर्डर पिंक है बहुत सुंदर लग रही थी। काव्य तो बस उसे देखकर ही खो गया। तो अर्जुन उसके पास आकर बोलता है अब वो तेरी ही है, इतना मत घूर उसे, नजर लगाएगा क्या। इस पर काव्य झेप जाता है और इधर उधर देखने लगता है। अनु नीचे आकर सभी बड़ों का आशीर्वाद लेती है तो बड़ी माँ उसकी नजर उतारते हुए बोलती हैं कितनी प्यारी लग रही है, किसी की नजर ना लगे मेरी बच्ची को। चलो काव्य, अनु पूजा में बैठो। काव्य और अनु पूजा में बैठते हैं। फिर पूजा संपन्न होने के बाद बड़ी माँ अनु से, अनु बेटा आज तुम्हारी पहली रसोई है तो तुम कुछ मीठा बना दो। ये सुनकर अनु परेशान हो गई तो उसे परेशान देखकर बड़ी माँ पूछती हैं क्या हुआ बेटा, तुम इतना परेशान क्यों हो गई हो, कोई बात है क्या, अगर कोई परेशानी हो तो बेझिझक बताओ। अनु, वो माँ मुझे ना खाना बनाना नहीं आता। बड़ी माँ प्यार से उसके सर पर हाथ फेर कर, अरे बस इतनी सी बात के लिए इतना परेशान, कोई बात नहीं मैं बना देती हूँ, तुम बस हाथ लगा देना। अनु, नहीं माँ, आप बस मुझे गाइड करती जाना, मैं बना दूंगी। बड़ी माँ, आर यू श्योर बेटा। अनु, जी माँ। अनु बड़ी माँ के साथ रसोई में जाती है और जैसा जैसा बड़ी माँ उसे बताती हैं वैसा वैसा वो करती ही जाती है। जब खीर बन जाती है तो बड़ी माँ अनु से फ्रेश होने को बोलती हैं। अनु अपने रूम में जाकर फ्रेश होती है पर उसे साड़ी में वो कंफर्टेबल फील नहीं कर पाती और ये बात काव्य समझ जाता है तो वो भी बड़ी माँ से बोलता है बड़ी माँ, अनु साड़ी में कंफर्टेबल नहीं है तो प्लीज आप उसको कुछ कंफर्टेबल दे दीजिए। बड़ी माँ, ठीक है मैं अरेंज करती हूँ। फिर उन्होंने अपने डिजाइनर को कॉल किया। थोड़ी ही देर में डिजाइनर 10-15 ड्रेसेस लेकर आ गया। फिर उन्होंने वो ड्रेसेस अनु को बुलाकर दे दी और बोला अपने हिसाब से पहन ले। अनु ने एक ब्लू कलर का सूट लिया और पहन लिया और नीचे आ गई। सबने लंच किया और बाद में अनु की बनाई हुई खीर भी खाई। सबने उसकी बहुत तारीफ की और उसको गिफ्ट भी दिए। लास्ट में दादी जी ने एक नेकलेस दिया और बोली अनु बेटा ये काव्य की माँ का है, जिसे मैंने उसे उसकी पहली रसोई में दिया था और जब काव्य ने जन्म लिया तो वो बोली कि ये मैं अपने काव्य की बीबी को दूंगी। आस्था को तो उसने उसकी पसंद का दिलाया था पर तेरी बार में तो वो अब है नहीं, तो ये मैं तुझे दे रही हूँ, अब इसको तुझे ही संभालना है। हाँ, अगर तू चाहे तो इसको अपनी पसंद से बनवा सकती है, जैसा तू सोचे।
अनु ने दादी जी का हाथ अपने हाथ में लिया और प्यार से बोली, नहीं दादी जी, जैसा मॉम चाहती थी वैसा ही मैं इसे अपने पास रखूंगी। और हाँ, ये इतना भी पुराना नहीं है और आजकल तो वैसे भी टेम्पल ज्वेलरी फैशन में है, तो मुझे कुछ नहीं कराना। और झुककर उनके पैर छू लिए। बड़ी माँ ने उसे बहुत प्यारे कंगन दिए। आस्था और अर्जुन ने हनीमून ट्रिप प्लान कर दी। सबने अब काव्य की तरफ देखा तो काव्य ने कंधे उचकाकर बोल दिया, क्या मुझे इस बारे में नहीं पता था? इस पर अर्जुन ने बोला, अच्छा, और आस्था के टाइम तो तूने उसे गिफ्ट दिया था, वो भी बहुत सुंदर। कायू, और यहाँ कैसे झूठ बोल रहे हैं? नॉट फेयर भाई। इस पर काव्य थोड़ा सीरियस टोन में, हाँ तो इसे शादी कर ली, वही इसका गिफ्ट हो गया। इस पर अनु की आंखों में आंसू आ गए और बड़ी माँ डांटते हुए, काव्य तुम अपनी लिमिट क्रॉस कर रहे हो, अभी के अभी माफी मांगो उससे। काव्य, सॉरी बड़ी माँ, मैं आपकी हर बात मानता हूँ और आगे भी मानूंगा, पर ये बात नहीं। और क्या गलत बोला? सही तो बोला मैंने। इसने तो मुझे ऐसे दान कर दिया जैसे मैं कोई चीज हूँ। इतना बोलकर वो निकल जाता है घर से बाहर। बड़ी माँ ने अनु को समझाया, बेटा तू उसकी बात का बुरा मत मान, तू भी जानती है वो तुझे कितना प्यार करता है। जरा सा नाराज है, कुछ दिन में शांत हो जाएगा। अनु हाँ में गर्दन हिला देती है। शाम को अनु के घर से सब लोग आते हैं और बैठकर बातें करते हैं। अनु के दादाजी, हाँ तो सुयस बड़े पापा, हम लोग ये सोच रहे थे कि बच्चों की शादी तो जल्दी जल्दी में हो गई, अब हम इनका रिसेप्शन कर सबको ऑफिशियल इनकी शादी के बारे में बता देंगे, तो क्या बोलते हो? अधिराज जी, पापा जी, ये बात आपने बिल्कुल ठीक बोली है, अगर माँ और भैया भाभी को सही लगे तो। सुयस भाई, मुझे क्या प्रॉब्लम, मेरी तरफ से भी तो हाँ है। आप क्या कहती हो माँ? दादाजी कुछ बोलते उससे पहले काव्य बोलता है, सॉरी पर मुझे प्रॉब्लम है। सब हैरानी से उसकी तरफ देखते हैं। बड़ी माँ, काव्य ये किस तरह बात कर रहे हो? बड़ों के बीच में नहीं बोलते, अब ये भी तुम्हें बताना पड़ेगा। काव्य, सॉरी बड़ी माँ, मेरा आप लोगों को हर्ट करने का कोई इंटेंशन नहीं था, पर यहाँ बात मेरी और अनु की है। पहले आप मेरी बात सुन लीजिए, फिर आप लोगों को जो सही लगे कीजिए। सबने एक साथ सहमति जताई और काव्य की बात सुनने लगे। काव्य, दादाजी, मैं बस ये चाहता हूँ कि जब तक हमारी स्टडी कंप्लीट नहीं हो जाती हम ये बात किसी को नहीं बताएंगे, क्योंकि उसका इफेक्ट हमारी स्टडी पर पड़ेगा। मेरा अभी फाइनल ईयर है, पर अनु उसका तो अभी फर्स्ट ईयर है। मेरे हिसाब से अभी ये बात किसी को नहीं बतानी चाहिए। जैसे ही अनु की स्टडी कंप्लीट होती है हम भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर देंगे, फिर आप लोगों को जैसा ठीक लगे कीजिए। तभी अनु बोलती है, मैं भी काव्य से एग्री करती हूँ बड़ी माँ, मुझे भी यही सही लगता है। दादी जी, सब अपने अपने फैसले सुनाए जा रहे हैं, मुझसे पूछना तो किसी ने जरूरी ही नहीं समझा। अनु के दादाजी, अरे नहीं समधन जी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आप बताइए, जैसा आप बोलेंगी वैसा ही होगा। काव्य की दादी जी, अगर ऐसा है तो मेरा फैसला है कि इनका रिसेप्शन कल ही होगा। काव्य, पर दादी, दादी बीच में ही उसे हाथ दिखाकर रोक देती हैं। दादी जी, देखो काव्य, मैं नहीं चाहती कि किसी को हमारी तरफ उंगली उठाने का मौका भी मिले। अब तुम ही सोचो, जब अनु यहाँ रहेगी तो लोग बाग उसे देखेंगे और बातें बनाएंगे, उसके और तुम्हारे संस्कारों पर उंगली उठाएंगे कि अनु किस हक से यहाँ रह रही है। और तुमने एंगेजमेंट भी तो अनु से नहीं की, कनिष्का से की है। सबके सामने तो उंगलियां तो उठेंगी ही। मुझे नहीं लगता कि तुम ऐसा कुछ चाहते होगे। और रही बात पढ़ाई की, तो वो तो वैसे भी हो जाएगी, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा जब तक तुम लोग ना चाहो। अब तुम बताओ, क्या मेरा फैसला गलत है? दादी जी की बात सुन सब उनके ही पक्ष में बोलते हैं। काव्य, ठीक है, अगर आप ऐसा चाहती हैं तो यही होगा। दादी जी, बेटा अनु तू ही बता, मैंने कुछ गलत बोला? अनु दादी से, नहीं दादी, आप बिल्कुल सही बोल रही हैं, हमने इस एंगल से तो सोचा ही नहीं था। अब सब आपस में बात करके कल की प्लानिंग करते हैं और डिनर कर अनु की फैमिली अपने घर और घर वाले अपने रूम में चले जाते हैं। अनु रूम में आती है तो काव्य स्टडी रूम में जा रहा होता है। अनु काव्य का हाथ पकड़कर बोलती है, काव्य प्लीज, बहुत हुआ ना, अब मान भी जाओ ना, इट्स हर्टिंग, आप डांट लो, अगर ज्यादा गुस्सा आ रहा हो तो थप्पड़ मार लो, पर प्लीज ऐसे बात करना बंद मत करो प्लीज। अभी तो हमने अपनी लव लाइफ भी शुरू नहीं की है और आप हैं कि नाराज हुए बैठे हैं, प्लीज मान जाइए ना। काव्य उसके कंधे को पकड़कर कहता है, इट्स हर्टिंग ना, तुम्हें अपने दर्द से मतलब है,
मेरे दर्द का क्या अनु? तुमने जब क्यों नहीं सोचा? जब तुमने मुझे अपनी कसम देकर मजबूर कर कनिष्का जैसी लड़की के लिए छोड़ दिया, तब तुम्हें हर्ट नहीं हुआ? आज मैं तुमसे गुस्सा नहीं हूँ, गुस्सा हूँ तो अपने आप से कि मेरे प्यार में कहाँ कमी रह गई जो तुम मुझे छोड़ने के लिए तैयार हो गई। शायद मेरे प्यार में ही कोई कमी रह गई होगी। इतना बोलते ही काव्य की आंखों में नमी आ गई और अनु ने उसे देख लिया, पर काव्य उसे इग्नोर कर निकल गया। इधर अनु को भी अपने ऊपर गुस्सा आ रहा था, उसकी भी आंखें भर आई थीं। उसने अपने आप से प्रॉमिस किया कि कल वो काव्य को कैसे भी करके उसकी नाराजगी दूर कर ही देगी। यही सोच वो अपनी फ्रेंड्स को कॉन्फ्रेंस कॉल कर लेती है। सोनिया, निधि, पायल, स्नेहा और रिया सबसे बात करते हुए आइडिया मांग रही है। अनु, यार कोई तो हेल्प कर दो, कोई आइडिया दो जिससे मैं काव्य को मना सकूं। स्नेहा, तू एक काम कर, काव्य के लिए कोई सरप्राइज प्लान कर। अनु, यार वही तो समझ नहीं आ रहा क्या प्लान करूं। रिया, स्नेहा तुझे तो पता है ये हर काम में परफेक्ट है, पर प्यार मोहब्बत में डम्ब है। अनु मुंह बनाते हुए, जब तुझे सब पता है तो मेन टॉपिक पर आना। निधि, एक काम करना, कल रिसेप्शन में तू काव्य के लिए बढ़िया सॉन्ग गा देना। ऐसे ऐसे करके सब अपने अपने आइडिया देती हैं, जिसे सुनकर अनु का दिमाग खराब हो जाता है। वैसे भी उसे इन सब चीजों में कोई इंटरेस्ट नहीं था, और तो और ये सब चीजें उसे बकवास लगती थीं। अब वो आस्था के रूम में जाती है तो आस्था उसे कुछ बताती है, जिसे सुनकर उसको थोड़ी शर्म भी आती है, पर वो मान जाती है। अनु काव्य को मनाने का प्लान बनाने लगी। आज शाम को रिसेप्शन भी है तो बाकी लोग उसकी तैयारी करने लगे। बड़ी माँ अनु के पास कपड़े लेकर आईं और बोली, अनु बेटा, इनमें से कोई ड्रेस डिसाइड कर लो जो शाम को पहनना हो। अनु, माँ आप ही डिसाइड कर दीजिए, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। तो वो एक लहंगा निकाल कर देती हैं और बोलती हैं कि तुम ये पहन लो। अनु, जी बड़ी माँ। बड़ी माँ उसे कुछ ज्वेलरी देती हैं और फिर शाम की तैयारियों के लिए चली जाती हैं। शाम को अनु रिसेप्शन के लिए तैयार होती है तो काव्य भी तैयार होने अपने रूम में जाता है। वो जब अनु को देखता है तो बस देखता ही रह जाता है। अनु उसे देखते हुए देख लेती है और उससे पूछती है, कैसी लग रही हूँ? बहुत हैवी है ना? आपको ही आज मुझे संभालना होगा। मैं तो इसमें चल ही लूँ, वही बहुत है। काव्य खोए हुए कहता है, ब्यूटीफुल, मैं तो हूँ संभालने के लिए। ये सुनकर अनु खुश हो जाती है और उसके गले लग जाती है। पहले तो काव्य उसे गले लगा लेता है, फिर अपने आप से अलग कर देता है। काव्य, दूर रहो मुझसे, इन सब से मेरी नाराजगी नहीं खत्म होने वाली, मुझे भी तैयार होना है। अनु, पर काव्य अभी तो आप। अनु बस इतना ही बोल पाई कि काव्य बिना सुने उसकी बात चेंजिंग रूम में चला गया। अनु मुस्कुराते हुए, वह जनाब ने तारीफ भी कर दी और गुस्सा होने का नाटक भी। चलो कोई ना, आज आपकी नाराजगी दूर करके ही रहूंगी। फिर दोनों साथ में पार्टी में पहुंचते हैं। सबकी नज़र उन्हीं पर टिक जाती है। लड़कियां तो अनु से आज बहुत जल रही थीं, वहीं लड़के काव्य से। पार्टी शुरू हुई और सबसे दोनों को मिलवाया गया। दोनों फैमिली के जान पहचान वालों को आपस में मिलवाया गया। सब आपस में बात कर रहे थे कि लाइट्स ऑफ हो गईं और एक स्पॉटलाइट एक शख्स पर पड़ी, और वो शख्स और कोई नहीं, अनु थी, जो माइक लिए खड़ी थी और उसने गाना शुरू किया। सभी ने सॉन्ग को बहुत एंजॉय किया और खूब तालियां बजाईं। सबने अनु की बहुत तारीफ की। काव्य तो समझ ही गया था कि ये अनु ने उसके लिए ही गाया है। उसने कोई रिएक्ट नहीं किया, न ही कोई भाव आने दिया चेहरे पर, जिससे अनु कुछ समझ पाए। हालांकि उसे अनु का गाना बहुत पसंद आया, और आए भी क्यों ना, भाई अनु ने ये उसके लिए ही तो स्पेशली गाया था। अब बारी आती है डांस की, तो सबने अनु और काव्य को भेज दिया स्टेज पर। काव्य ने बहुत नखरे किए, बट वो फिर मान गया। अरे मानता भी क्यों ना, मन में तो उसके भी लड्डू फूट रहे थे। डांस के बहाने से ही सही वो अनु के करीब जा तो पाएगा, क्योंकि जनाब को गुस्सा भी तो दिखाना है। सारे कपल्स डांस फ्लोर पर डांस करते हैं। जब सब अनु और काव्य का डांस देखते हैं तो वे खुद ब खुद नीचे चले जाते हैं, क्योंकि वो दोनों सिर्फ अपने में मगन थे और बहुत ही सुंदर तरीके से डांस कर रहे थे। उन्हें ये भी नहीं पता था कि गाना कब चेंज हुआ, और सॉन्ग भी बहुत ही रोमांटिक। सब उनकी तारीफ कर रहे थे और ये दोनों तो बस अपने में मगन थे। इनको किसी की फिक्र नहीं थी। इनको तो ये भी होश नहीं था कि गाना खत्म हो चुका है। इन्हें होश तब आया जब सबने इनके लिए तालियां बजाईं, पर दोनों ही झेप कर अलग अलग निकल गए। पर हड़बड़ी के चक्कर में अनु का पैर लहंगे में उलझ गया और वो गिरती उससे पहले काव्य ने उसे संभाल लिया।
अनु मुस्कुराकर बस काव्य को देख रही थी। काव्य, ये दांत दिखाना बंद करो और सीधी खड़ी हो जाओ। जब देखो तब गिरती पड़ती रहती हो। मुझे तो ये समझ नहीं आता, जब ये सब संभाला नहीं जाता तो क्यों पहनती हो। और बोलकर वहां से दूसरी तरफ निकल जाता है। पार्टी खत्म होती है, सब अपने अपने घर पर होते हैं। इधर पार्टी के बाद कोई था जो बहुत बेचैन था। वो थे हमारे आदि बाबू, क्योंकि पार्टी में उनके साथ कुछ ऐसा हुआ जो उनका चैन सुकून सब ले गया। फ्लैशबैक, पार्टी में स्नेहा और अमित साथ में पार्टी में आते हैं और वो लोग अपने फ्रेंड्स के पास चले जाते हैं और वही सब मस्ती करते हैं। कुछ टाइम बाद स्नेहा को थोड़ी घबराहट होने लगती है पार्टी में भीड़ की वजह से, तो वो बाहर गेट के पास निकल आती है। वो वहां टहल रही होती है और मेन रोड की तरफ आ जाती है। वहां वो देखती है कि आदि फोन पर बात करने में इतना बिजी है कि वो सामने से आते हुए ट्रक को नहीं देखता और ड्राइवर भी नशे में धुत ड्राइव कर रहा होता है। पर स्नेहा ट्रक को आदि की तरफ आता देख लेती है और दौड़कर आदि को खींचकर साइड में लेकर गिर पड़ती है। ऐसा करने में आदि को तो कुछ समझ नहीं आता और वो जो ये सब हुआ उसके बारे में सोचकर सन्न रह जाता है और एकटक स्नेहा को देखता है। स्नेहा उसके नीचे और वो उसके ऊपर। स्नेहा उसे धक्का देकर हटाती है और स्नेहा गुस्सा होते हुए, दिमाग खराब है आपका, जो आपको सामने से आता ट्रक दिखाई नहीं दिया? अभी मैं टाइम पर नहीं आती तो पता नहीं क्या हो जाता। आदि, आई एम सॉरी, वो बस अर्जेंट कॉल था, बस उसी में ध्यान था तो ध्यान ही नहीं दिया। और इसका ध्यान स्नेहा के हाथ पर गया जिस पर से खून निकल रहा था और उसका सूट भी थोड़ा कोहनी से फट गया था। आदि, आपको तो बहुत चोट लग गई है, आप आइए मैं आपकी ड्रेसिंग कर देता हूँ। स्नेहा, इट्स ओके, आई विल मैनेज। आदि, नो, ये सब मेरी वजह से हुआ है तो प्लीज मुझे करने दीजिए, मुझे अच्छा लगेगा। इट्स रिक्वेस्ट प्लीज। स्नेहा हाँ में सिर हिला देती है और वो लोग अंदर आ जाते हैं। जब तक अनु की नज़र उन पर पड़ती है, वो उनसे पूछती है ये सब कैसे हुआ, तो आदि उसे सब बता देता है। तो वो उसे अंदर ले जाती है और साथ में आदि भी चला जाता है। अनु फर्स्ट एड बॉक्स से निकाल कर ड्रेसिंग करने ही जाती है कि कोई उसे आवाज लगाकर बुला लेता है। तो आदि, तुम जाओ मैं कर देता हूँ ये। अनु, ठीक है आप कर दीजिए, मैं स्नेहा के लिए कपड़े दे दे रही हूँ, तो स्नेहा तुम चेंज कर लेना, ओके। स्नेहा, नहीं मैं ऐसे ही ठीक हूँ। अनु, तुम चुपचाप ये कपड़े पहन लो और पार्टी में आ जाओ। और वो चली जाती है। आदि स्नेहा की ड्रेसिंग करने को होता है पर उसका सूट फुल बाजू का होता है, जिससे वो स्नेहा से बोलता है इसको तो फाड़ना पड़ेगा, अगर आपकी इजाजत हो तो क्या मैं इस बाजू के इतने हिस्से को हटाकर ड्रेसिंग कर दूं। स्नेहा हाँ में सिर हिला देती है तो आदि उसकी ड्रेसिंग करता है। वो बहुत ही आहिस्ता आहिस्ता फूंक मारकर करता है जिससे स्नेहा को दर्द ना हो और स्नेहा उसे एक टक ड्रेसिंग करते हुए देखती है और आदि का सारा ध्यान बस ड्रेसिंग करने में था। आदि, मेरी जान बचाने के लिए थैंक यू नहीं बोलूँगा क्योंकि इससे ये एक एहसान की तरह लगेगा। तो आपने मेरी ज़िंदगी बचाई है, इसके लिए मैं हमेशा आपके लिए खड़ा रहूँगा। जब भी आपको मेरी ज़रूरत हो आप मुझे याद कर लीजिएगा। ये ज़िंदगी अब आपकी अमानत है। ड्रेसिंग करके वो उसके चेंज करने का बोल चला जाता है और हेल्प के लिए रिया को भेज देता है। फ्लैशबैक एंड। पार्टी खत्म होते ही सब अपने अपने घर निकल गए। इधर जब काव्य रूम में आया तो एक पल को अनु को देखकर चौंक गया। काव्य मन में, इसे क्या हुआ है और ये इतना तैयार क्यों है? पार्टी तो खत्म हो चुकी है तो ये अब ऐसे क्यों बैठी है? पर कुछ भी कहो, लग बहुत सुंदर रही है। मुझे तो ये हर ड्रेस में हर तरह से प्यारी लगती है। इस पर तो चाह कर भी गुस्सा नहीं रह पाता हूँ। पर इसको समझना होगा कि जैसा ये सोचती है अकेले ये नहीं कर सकती। काव्य ने सर झटका और चेंज करने को वॉशरूम में जा ही रहा था कि अनु ने उसे बीच में ही रोक लिया। अनु, काव्य कैसी लग रही हूँ मैं? आपको मुझ पर साड़ी अच्छी लगती है ना? देखिए और बताइए, अच्छी लग रही हूँ ना? काव्य उसे अपना हाथ एक झटके से छुड़ा लेता है। हाँ, मुझे तुम साड़ी में बहुत अच्छी लगती हो और आज भी लग रही हो। और कोई दिन होता तो शायद मैं अपना कंट्रोल खो देता, पर आज मुझे कुछ ऐसा फील नहीं है। काव्य इतना ही बोल पाया था कि अनु उसके ये रोज के लेक्चर से बोर हो चुकी थी, तो उसने एक झटके से काव्य को उसकी कॉलर से खींचा और अपने होठ उसके होठों पर रखकर उसे किस करने लगी। काव्य की आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं, क्योंकि ये उसके लिए अनएक्सेप्टेड था और धीरे धीरे वो भी उसका साथ देने लगा। किस करने के बाद काव्य ने अनु को अलग किया
तो वो उसके गले लगकर बोली, अब तो मान जाओ काव्य, आपकी ये खामोशी मुझसे सहन नहीं होती। अब से मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगी जिससे आपको दुख हो। प्लीज लास्ट टाइम, बोलकर वो रोने लगती है। अब काव्य भी पिघलने लगा था। काव्य, चुप, बिल्कुल, मैं नहीं हूं नाराज अब। फिर शरारत से, और जब तुम ऐसे मनाओगी तो बंदा सरेंडर तो कर ही देगा। अनु उसे धक्का देकर अलग करती है और बोलती है, आप सच बोल रहे हैं, आपने सच में मुझे माफ कर दिया। काव्य वापस उसको कमर से पकड़कर अपने पास खींच लेता है और अपनी बाहों का घेरा उसकी कमर पर कस देता है। काव्य, हम माफ किया। अगर तुम कहो तो फिर से नाराज हो जाऊं और तुम मुझे ऐसे ही मनाओ। अनु उसके सीने पर हल्के से मारते हुए, काव्य आप भी ना, और शर्माते हुए उसके सीने में छुप जाती है। काव्य शरारत से, वैसे बाय हमारी फर्स्ट नाइट तो हो नहीं पाई, तो चलो आज हम मना लेते हैं। और वैसे भी तुम्हें साड़ी में देखकर तो मैं वैसे भी पागल हो जाता हूँ। अनु शर्म से लाल हुई जा रही थी। वो हल्के से काव्य को धक्का देते हुए अलग हो जाती है और वहां से जाने को होती है तो काव्य उसका हाथ पकड़कर उसे पीछे से ही गले से लगाकर बोलता है, डोंट वरी, मैं मजाक कर रहा था। और वैसे भी अभी तुम्हें अपनी पढ़ाई पर फोकस करना है, ओके? तो अब जाओ और चेंज कर, वरना मेरा मन बदल जाएगा। साड़ी में ज्यादा देर तुम्हें देखकर खुद को ज्यादा देर कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा। इतना बोलकर काव्य उसे छोड़ देता है तो अनु तुरंत भागकर बाथरूम में घुस जाती है और काव्य हंसते हुए खुद चेंजिंग रूम में। अनु जब चेंज करके आई तो उसने ढीला ढाला टी शर्ट और शॉर्ट्स पहन रखा था। आज उसे काव्य से बहुत शर्म आ रही थी, इसलिए वो चेंज होते ही रूम से बाहर निकल गई और उसने नीचे जाकर देखा तो सब लोग सो रहे हैं, तो वो गार्डन में निकल गई। अनु अपने मन में, आज न जाने क्यों काव्य के सामने आते ही मुझे अजीब सी घबराहट क्यों हो रही है। आई विश कि जब मैं रूम में आऊं तो वो सो गए हों। ओ गॉड। इधर जब अनु काफी देर तक रूम में नहीं आई तो काव्य ने उसे नीचे जाकर देखा। उसे जब वो पूरे घर में नहीं दिखी तो उसने गार्डन की तरफ रुख किया तो देखा कि अनु फाउंटेन के पास खड़ी होकर चांद को देख रही है। तो काव्य उसे पीछे से ही कमर से पकड़कर गले लगाकर पूछता है, काव्य बायफी, यहाँ यूं चांद को क्यों घूर रही हो? माना तुमसे कम सुंदर है तो अब क्या उसे घूर कर बादलों में छिपाने का इरादा है? अनु, कुछ नहीं, बस ऐसे ही नींद नहीं आ रही थी तो। काव्य, तो चलो मैं सुला दूं, बोलकर अनु को गोद में उठा लिया। अनु, काव्य क्या कर रहे हैं, नीचे उतारिए, प्लीज कोई देख लेगा। काव्य बेपरवाही से कंधे उचकाते हुए, देखने दो, और क्या कर रहा हूँ, अपनी बीबी को प्यार कर रहा हूँ, और क्या। अनु ने शर्म के मारे अपना चेहरा काव्य के सीने में छुपा दिया। काव्य उसको रूम में लेकर आया और उसने उसे बेड पर बिठाते हुए रूम के गेट लगाकर बोला, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, सो जाओ वाइफी। अनु, गुड नाइट। काव्य उसको गुड नाइट बोलते हुए सोफे पर लेट गया। ऐसे ही धीरे धीरे समय बीतता गया और काव्य अनु का प्यार गहरा होता गया। एक दिन घर के सब लोग कुछ काम से बाहर गए हुए थे और घर पर आस्था और अनु ही थे। अनु कुछ काम कर रही थी किचन में और आस्था सोफे पर बैठी कि उसे अचानक से लेबर पेन शुरू हो गया तो उसने अनु को आवाज लगाई। अनु तुरंत दौड़कर बाहर पहुंची तो उसका पैर कारपेट में फंस गया और बहुत बुरी तरीके से मुड़ गया। उसे बहुत दर्द हो रहा था, वो पैर हिला भी नहीं पा रही थी। फिर भी उसने आस्था को देखा जिससे बहुत दर्द हो रहा था और बेबी कभी भी आ सकता था। अनु ने हिम्मत कर उसे सहारा दिया और जैसे तैसे बाहर लेकर आ पाई। वो तो अच्छा था कि ड्राइवर वहीं था तो उसे ज्यादा दिक्कत नहीं हुई। अनु, काका जल्दी हॉस्पिटल चलिए, बेबी कभी भी आ सकता है। उसके साथ ही अनु ने काव्य को कॉल कर बता दिया तो काव्य ने सबको इन्फॉर्म कर दिया। अनु आस्था को लेकर जल्दी से हॉस्पिटल पहुंची और आस्था को एडमिट कराया और खुद बाहर वेट करने लगी। उससे दर्द अब बर्दाश्त नहीं हो पा रहा था तो वो वहीं बैठ गई, एक बेंच पर पीछे टिककर आंखें बंद कर बैठ गई। इधर काव्य ने जैसे ही सबको इन्फॉर्म किया तो सभी हॉस्पिटल के लिए निकल पड़े। सबसे पहले काव्य और अर्जुन पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां अनु आंखें बंद करे बैठी थी। काव्य उसके पास जाकर उसको आवाज देता है पर अनु की तरफ से कोई रिस्पांस ना पाकर उसने उसे कंधे से पकड़कर हिलाया तो पाया कि अनु बेहोश है। उसने जल्दी से उसे डॉक्टर को आवाज दी और अर्जुन से बोला, भाई आप भाभी माँ को देखिए, मैं अनु को देखता हूँ। तो अर्जुन ने हाँ में सिर हिलाकर आस्था के डॉक्टर से आस्था के बारे में पूछा, डॉक्टर आस्था कैसी है? डॉक्टर, देखिए मिस्टर अर्जुन, आस्था का हमें जल्द से जल्द ऑपरेशन करना होगा।
क्योंकि बच्चे का नाल बच्चे के गले में लिपट गया है, तो प्लीज आप पहले ये फॉर्म फिल कर दीजिए। और हाँ, घबराने वाली कोई बात नहीं है, सी विल बी ऑल राइट। इधर डॉक्टर ने अनु को चेक किया तो देखा कि अनु के पैर पर बहुत ज्यादा स्वेलिंग आ गई है। डॉक्टर, देखिए सर, ये ज्यादा दर्द की वजह से बेहोश हो गई थी और इनके पैर को देखकर ऐसा लग रहा है कि उनको बहुत ज्यादा चोट आई है। आप इनका एक्सरे करवा लीजिए। काव्य हामी सिर हिलाता है और थोड़ी देर बाद एक्सरे की रिपोर्ट आ जाती है। डॉक्टर, सर, इनकी एंकल बोन हल्की सी फ्रैक्चर हो गई है, तो इनकी प्रॉपर रेस्ट की ज़रूरत है और अभी इनको मैं ये इंजेक्शन दे रहा हूँ जिससे इन्हें आराम मिलेगा। काव्य, ये होश में कब तक आ जाएगी? डॉक्टर, डोंट वरी, इन्हें अब सुबह ही होश आएगा, क्योंकि इन्हें मैंने जो इंजेक्शन दिए हैं उससे इन्हें आराम मिलेगा, तो ये सुबह ही उठेंगी। इधर आस्था का ऑपरेशन शुरू हो गया था। थोड़ी ही देर में घर के और लोग भी पहुंच गए। बड़ी माँ, अर्जुन, क्या हुआ आस्था को? वो ठीक तो है ना? और ये ऑपरेशन क्यों? अर्जुन, माँ, सब ठीक है। डॉक्टर बोल रही हैं कि बेबी के गले में नाल लिपट गया है, इसलिए ऑपरेशन करना होगा, डोंट वरी। बड़ी माँ, और अनु कहाँ है? वो तो साथ आई थी ना आस्था के। अर्जुन, उन्हें अनु के बेहोश होने की बात बता देता है। बड़ी माँ, हे भगवान, मेरी दोनों बच्चियों की रक्षा करना। तुम लोग यहीं रुको, मैं अनु को देख कर आती हूँ। पता नहीं मेरे बच्चे का क्या हाल हो रहा होगा। और आस्था के बारे में डॉक्टर जो कुछ भी बताएं, मुझे तुरंत इन्फॉर्म करना। इतना बोलकर वो अर्जुन के सर पर हाथ रखकर चली जाती हैं। इधर अनु के पास काव्य बैठा था। वो उसका एक हाथ थाम कर बोला, सॉरी वाइफी, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाया, और थैंक यू, तुमने जो हिम्मत दिखाई ना, वो कोई नहीं दिखा सकता। फिर उसने अर्जुन को कॉल कर आस्था के बारे में पूछा, तो अर्जुन ने बताया, अभी ऑपरेशन चल रहा है, चिंता की कोई बात नहीं है। बड़ी माँ काव्य के पास पहुंचती हैं और बोलती हैं, क्या हुआ अनु को? काव्य काव्य नम आंखों से बड़ी माँ की तरफ देखता है, तो वो उसे गले से लगाकर बोलती हैं, क्या हुआ बच्चा, ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हो? अनु ठीक तो है ना? काव्य, नहीं बड़ी माँ, वो बहुत दर्द में थी, दर्द से बेहोश हो गई थी। अगर आज भाभी माँ और अनु को कुछ हो जाता तो हम लोग क्या करते? वो तो अनु ने बहुत हिम्मत दिखाई और भाभी माँ को ले गई। बड़ी माँ, अरे पर ये दर्द से बेहोश क्यों हो गई? इसको हुआ क्या है? काव्य, पैर में फ्रैक्चर है, डॉक्टर ने रेस्ट के लिए बोला है। बड़ी माँ, अरे पर इसको लगा कैसे? काव्य, पता नहीं बड़ी माँ, जब मैंने देखा तो ये बेहोश थी, अब जब होश आएगा तब पता चलेगा। और भाभी माँ कैसी हैं? आपको उनके पास होना चाहिए था। यहाँ मैं हूँ, डोंट वरी। बड़ी माँ, क्यों, यहाँ क्यों नहीं होना था मुझे? मेरे दोनों बच्चे तकलीफ में हैं और मैं सिर्फ एक के पास रहूं, ये तो गलत है। काव्य, ओके, पर आप अभी भाभी माँ के पास जाओ, उन्हें ज़्यादा ज़रूरत है आपकी। बड़ी माँ, ठीक है, जा रही हूँ। काव्य के सर पर हाथ फेरते हुए, तू फिक्र मत कर, हम सब हैं, अनु जल्दी ठीक हो जाएगी। काव्य हमें गर्दन हिला देता है। बड़ी माँ आस्था के पास चली जाती हैं। वहां जाकर अर्जुन से पूछती हैं, सिचुएशन कैसी है? इतने में नर्स बेबी को लेकर आती है और बताती है, नर्स, मुबारक हो, आपके घर लक्ष्मी आई है। अर्जुन और बड़ी माँ दोनों ने एक साथ, आस्था कैसी है? नर्स, माँ और बच्चा दोनों ठीक हैं, फिक्र की कोई बात नहीं है। पेशेंट अभी मेडिसिन्स और इंजेक्शन की वजह से बेहोश है, आप उन्हें होश में आने पर मिल लीजिएगा। इतना सुनना था कि बड़ी माँ ने खुश होते हुए नर्स को 2000 का नोट पकड़ा दिया। नर्स भी खुश होकर चली गई और बेबी को अर्जुन ने लिया हुआ था। अर्जुन ने उसके माथे को प्यार से छू लिया। अर्जुन की आंखों में हल्की नमी उतर आई। अर्जुन, माँ देखो ना, कितनी प्यारी है, ये बिल्कुल आस्था जैसी है ना? बड़ी माँ, हाँ बिल्कुल ठीक कहा तुमने, ये बिल्कुल अपनी माँ पर गई है। अर्जुन, माँ अनु कैसी है अब, क्या हुआ उसे? बड़ी माँ, पैर में फ्रैक्चर हुआ है, 1 महीने रेस्ट बोला है डॉक्टर ने। कैसे हुआ अब ये? या तो अनु बता सकती है या आस्था, और दोनों ही सुबह उठेंगी। तुम एक काम करो, घर जाओ और रेस्ट कर लो, तुमने भी आराम नहीं किया है, जाओ घर और सुबह आना यहाँ, सब ठीक है। अर्जुन पहले तो थोड़ी नानुकुर करता है, फिर मान जाता है। सुबह आस्था को होश आता है तो सबसे पहले वो अनु के बारे में पूछती है, और उधर से अनु व्हील चेयर पर अपना प्लास्टर लगा हुआ पैर लेकर काव्य के साथ चली आई। काव्य, लीजिए, दोनों ने ही होश में आने के बाद एक दूसरे के बारे में पूछा, और ये मैडम तो बेबी से मिलने को बेसब्र हुई जा रही थी। अनु, हाँ तो क्यों ना हूँ बेसब्र, आखिर बेबी मेरा भी कुछ लगता है। और भाभी आप ठीक है ना? और बेबी कहाँ है? आस्था, हम ठीक हैं। तुम बताओ, तुमने हमारे लिए इतना रिस्क क्यों लिया? तुम्हें कुछ हो जाता तो? देखो हमारी वजह से तुम्हें कितनी चोट आई है। अनु, मैं ठीक हूँ भाभी,
और उस समय अगर आपको टाइम पर नहीं लाया जाता तो आपको और बेबी को प्रॉब्लम होती। और ये तो छोटी सी चोट है, जल्दी ठीक हो जाएगी। और अब काव्य है ना हमारे नखरे उठाने के लिए, बोलकर हंसने लगती है। और काव्य भी मुस्कुराकर ना में गर्दन हिला देता है, जैसे बोल रहा हो इसका कुछ नहीं हो सकता। वैसे भाभी बेबी कहाँ है, दिखाई नहीं दे रहा। ये जनाब आते ही मिस्टर इंडिया की ट्रेनिंग ले रहे हैं। बड़ी माँ उसके सर पर हल्की सी चपत लगाती हैं और बोलती हैं, पागल, हाँ कुछ भी। आस्था, हाँ कहाँ है बेबी माँ, हमने भी नहीं देखा बेबी को। बड़ी माँ, बेबी बाहर है, अर्जुन उसे उसके दादू और बुई से मिलाने ले गया है। अंदर ज्यादा लोग अलाउड नहीं हैं और वैसे बेबी गर्ल हुई है। इतने में अर्जुन बेबी को लेकर आता है और आस्था को दे देता है और आस्था उसे लेकर अनु के हाथ में दे देती है। आस्था, मुझसे पहले इस पर तुम्हारा हक है। अनु, अगर तुम टाइम पर हमें हॉस्पिटल लेकर नहीं आती तो पता नहीं क्या होता। अनु ने बेबी को आस्था के हाथ में देते हुए कहा, चाहे कुछ भी हो, पर हर बच्चे पर सबसे पहला हक उसकी माँ का होता है, क्योंकि वही तो एक होती है जो बिना देखे अपने बच्चे को महसूस कर उससे एक अटूट रिश्ता जोड़ लेती है। उसके लिए उसका बच्चा ही उसकी दुनिया बन जाता है। इसलिए इस पर आपका हक सबसे पहले है। और हाँ, रही बात मेरी, तो मैं कहाँ जा रही हूँ, यहीं तो हूँ। बड़ी माँ, ये बात तो अनु ने बिल्कुल सही बोली। आस्था ने जब अपने बेबी को देखा तो हल्की सी नमी उसकी आंखों में भी आ गई। आस्था और उसका बेबी और अनु सभी लोग हॉस्पिटल से वापस आ चुके थे। आज बेबी का नामकरण संस्कार था तो सभी लोग जोरों शोरों से तैयारी में लगे हुए थे। आस्था और अर्जुन ने तो फंक्शन करने से मना कर दिया, क्योंकि अनु का पैर अभी 1 महीने तक ठीक नहीं होना था। तो बस फंक्शन था तो बस छोटे रूप में सिर्फ घर के ही लोग शामिल होने थे। अनु तो सबसे पहले ही बोल रही थी कि फंक्शन अच्छा और बड़ा रखें, पर किसी ने उसकी एक नहीं सुनी। अनु काव्य से, काव्य, अगर मेरा पैर ठीक होता तो मैं आज साड़ी पहनती, पर मुझे आज सूट ही पहनना होगा। काव्य, मुझे तो मेरी बीबी हर रूप में अच्छी लगती है, चाहे साड़ी हो या शॉर्ट्स। तुम कुछ भी पहनो अच्छी ही लगोगी। तुम तैयार हो जाओ, मैं सविता दीदी को तुम्हारी हेल्प के लिए भेज देता हूँ। अनु ने हाँ में सिर हिलाया। काव्य ने बाहर जाकर सविता दीदी को भेज दिया। सविता दीदी ने उसकी हेल्प कर दी। अनु भी तैयार होकर नीचे आ गई। नामकरण संस्कार शुरू हुआ और पंडित जी ने नाम पूछा तो सबने आस्था से बोला कि नाम तो वही रखेगी। तो आस्था ने अर्जुन की तरफ देखा तो उसने हाँ में गर्दन हिला दी। आस्था, मेरे बेबी का नाम आरना होगा। मेरा और अर्जुन जी के नाम को मिलाकर सबको नाम बहुत अच्छा लगता है और कुछ रिश्तेदारों को ही बुलाया जाता है तो उनको खाने के लिए बोला जाता है। फंक्शन खत्म होते ही मेहमान अपने अपने घर चले जाते हैं। बड़ी माँ, काबिल, तुम अनु को रूम में ले जाओ, वो थक गई होगी, उसे आराम की जरूरत है। और अर्जुन, तुम आस्था को लेकर जाओ, उसे भी आराम की जरूरत है। दोनों हामी सिर हिलाकर अपनी अपनी बीवियों को लेकर जाते हैं। अर्जुन, आस्था, तुमने मुझे मेरी जिंदगी का सबसे बेहतरीन तोहफा दिया है आरना के रूप में। ये हमारे प्यार की निशानी है। रुको, मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया हूँ। अर्जुन आस्था को डायमंड की इयररिंग्स गिफ्ट करता है। आस्था, ये बहुत सुंदर हैं अर्जुन जी, थैंक यू इस गिफ्ट के लिए। अर्जुन, पर तुम्हारे गिफ्ट के आगे तो सब फीका है। वैसे तुम चाहो तो मुझे एक और ऐसा गिफ्ट दे सकती हो, वो शरारत के साथ बोलता है। आस्था को कुछ समझ नहीं आया। तो वो मतलब अर्जुन जी, मैं कुछ समझी नहीं। अर्जुन, कोई बात नहीं, मैं करके समझा देता हूँ। इतना बोलकर वो आस्था पर झुकने लगता है। वो आस्था को किस करने ही वाला था कि आरना रोने लगती है। तो आस्था अर्जुन के मुंह पर हाथ रखकर बोलती है, अब थोड़ा संभल कर रहिए, एक बेटी के पिता हैं आप, अब आपका प्यार बट जाएगा। अर्जुन, कोई बात नहीं, तुम प्रिंसेस को सुला दो, हम बाद में कंटिन्यू करेंगे। ऐसा बोलकर वो आस्था को एक आई बिंक करके बाहर चला जाता है। आस्था शर्मा कर रह जाती है। इधर काबे भी अनु को लेकर रूम में आता है और उसको अच्छे से बेड पर बिठा देता है। अनु, काबे प्लीज मुझे पानी दे दीजिए, प्यास लग रही है। काव्य अनु को पानी देता है और अनु को पानी पीते एकटक देखता है। जब अनु पानी पी लेती है तो ग्लास काव्य को दे देती है रखने को। ग्लास रखने के बाद काव्य उसे ही प्यार से देख रहा होता है। दरअसल काव्य अनु को इसलिए प्यार से देख रहा था क्योंकि जो पानी अभी अभी अनु ने पिया था उसकी कुछ बूंदें अनु के होठों पर ठहर गई थी, जिसे वो साफ करना भूल गई थी, जो काव्य को गुलाब की पंखुड़ी पर ठहरी हुई ओस की जैसे प्रतीत हो रही थी, जिससे काव्य उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा था। काव्य के इस तरह निहारने से अनु ब्लश कर रही थी तो उसने आखिर पूछ ही लिया, अनु, क्या हुआ काव्य, आप ऐसे क्यों देख रहे हैं?
काव्य ने कुछ नहीं कहा और धीरे धीरे अनु की तरफ बढ़ गया और धीरे से उसके होठों पर अपने होठ रख दिए और धीरे धीरे उसे किस करने लगा। अनु भी अब उस एहसास में डूबकर उसका साथ दे रही थी। अब काव्य अपना कंट्रोल खो रहा था। अब काव्य उसके होठों को छोड़ उसके ऊपर झुकने लगा। तभी एक दर्द भरी आवाज आई और काव्य झटके से उससे अलग होते हुए और अनु को घबराहट से देखने लगा। काव्य, क्या हुआ अनु, तुम ठीक तो हो? अनु की आंखों में आंसू भरे हुए थे और वो सिर्फ इतना बोल पाई, काव्य मेरा पैर। काव्य ने देखा कि उसने धोखे से उसके प्लास्टर वाले पैर पर अपना पैर रख दिया था। काव्य, आई एम सॉरी अनु, वो मैंने। काव्य भरे गले से बस इतना ही बोल पाया। अनु ने जब काव्य को गिल्ट में देखा तो उसे बहुत बुरा लगा। अनु, कोई बात नहीं काव्य, आपको भी कहाँ मालूम था कि ऐसा हो जाएगा। मैं ठीक हूँ, आपने जानबूझकर नहीं किया। प्लीज अपने आप को दोष देना बंद कीजिए। काव्य, नहीं, मुझे ध्यान देना चाहिए था, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ। तुम अपनी मेडिसिन लो और रेस्ट करो, मैं अभी आया। काव्य ने अनु को मेडिसिन दी और वहां से सीधा अपने जिम रूम में आ गया। गुस्से में वो पंचिंग बैग पर मारे जा रहा था और साथ में बोलता जा रहा था, काव्य, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? उसे दर्द दे दिया, उसकी आंखों में मेरी वजह से आंसू थे, क्यों? आखिर क्यों खुद पर कंट्रोल नहीं रख पाया मैं? और गुस्से में वो बस मुक्के मारे जा रहा था। इधर अनु को बेचैनी हो रही थी। उसने काव्य को फोन किया। काव्य ने पहले तो इग्नोर किया, फिर उसने रिसीव कर ही लिया। अनु, काव्य मैं ठीक हूँ, क्यों खुद को तकलीफ दे रहे हैं? मेरे पास आइए प्लीज। काव्य, आ रहा हूँ। अनु के बुलाने पर काव्य रूम में पहुंच गया और उसे सोने का बोल खुद उसके पास लेट गया। अनु भी दवा के असर से जल्द सो गई। उस दिन के बाद अब काव्य अनु से थोड़ा दूर ही रहता, जिससे वो हर्ट ना हो। अब अनु काफी ठीक हो चुकी थी। उसने कॉलेज भी शुरू कर दिया था, उनके एग्जाम्स भी शुरू हो चुके थे। काव्य खुद भी पढ़ता और अनु को भी पढ़ाता, लेकिन वो अभी भी अनु से दूरी बनाए रखता था। अनु को ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि काव्य उससे दूर दूर रहता है। अनु जब भी उसके पास जाने की कोशिश करती तो वो ये कहकर उसे झिड़की दे देता कि अनु अब पढ़ाई पर ध्यान दो। इन सब के लिए अभी टाइम है, जिस पर अनु मुंह बनाकर रह जाती। आज उनके एग्जाम्स खत्म हो चुके थे और वो लोग कॉलेज की कैंटीन में बैठे हुए थे। सॉरी, थैंक गॉड, ये एग्जाम नाम की बला टल गई और फाइनली मैं फ्री हो गया। बहुत बड़ा बोझ उतर गया यार सर से। इस पर रिया बोलती है, देखो तो क्लास का टॉपर अब फिर से टॉप करेगा, दिन रात पढ़ाई में ही तो घुसा रहता है। सॉरी, ओ जंगली बिल्ली, चुप कर, दिमाग खराब मत कर। नहीं रिया, नहीं तो क्या कर लेगा छुछुंदर, क्या कर लेगा? अनु, ओए चुप करो दोनों, कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ना। मौका मिला नहीं कि शुरू हो जाते हो फिर सबसे। अब तो कॉलेज की छुट्टियां भी हो जाएंगी, तो क्या सोचा है सबने, क्या करेंगे? काव्य, मैं तो बिजनेस ज्वाइन करूंगा बड़े पापा और डैड के साथ। सॉरी, मैं भी डैड का बिजनेस ज्वाइन करूंगा। सनी और अमर, ऑब्जेक्टली यार, हम सब ने अपने अपने खानदान का बिजनेस ही तो संभालना है। हमारी और पीजी भी कंप्लीट हो गई है। फिर वो अनु, रिया, अमन और नैना की ओर इशारा करके, इनका तो अभी 1 ईयर बाकी है। निधि, हाँ यार, मैं तो अब मिल भी नहीं पाऊंगी तुम लोगों से, क्योंकि मुझे तो अपने घर निकलना पड़ेगा। अब वहीं देखूंगी कुछ कि क्या करना है। अमर मायूस होकर, तुम रुक नहीं सकती क्या? निधि, बोला तो था कि रिश्ता लेकर आओ और बना लो अपना हमेशा के लिए। उसकी बात सुनकर सब हूटिंग करने लगे। काव्य, सही तो बोल रही है यार, अब हमें भी मौका दे डांस वांस करने का। सॉरी तो मरा जा रहा है नागिन डांस करने को तेरी शादी में। काव्य की बात सुनकर सब हंसने लगे। सॉरी, अबे तू ये क्या बक रहा है, तू ही मरा जा रहा है नागिन डांस के लिए। सब ऐसे ही मस्ती कर घर निकल जाते हैं। शाम को काव्य के घर सब डिनर कर अपने अपने रूम में आ गए और काव्य हमेशा की तरह अनु से दूर रहने के लिए स्टडी रूम में चला गया। इधर अनु ने भी कुछ सोचा। रात को जब काव्य रूम में आया तो देखा रूम की लाइट बंद थी, तो उसने सोचा कि अनु सो गई, पर जैसे ही वो अंदर गया उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं, क्योंकि अनु ने सीधे पल्ले की झीनी सी रेड साड़ी पहनी थी और मांग में सिंदूर, हाथों में भरी भरी चूड़ियां, बालों का जूड़ा, उसमें गजरा, पैरों में पाजेब, मतलब फुल टिपिकल इंडियन वुमेन बनी थी। टोटल बवाल, जिसे देखकर एक बार तो काव्य के भी होश उड़ गए। फिर उसने खुद को संभाला और कहा, अनु ये सब क्या है और इतनी रात को इतना तैयार होकर कहाँ जा रही हो? एक बार तो अनु को गुस्सा आया और मन में बोली, शमशान जा रही हूँ मुजरा करने, साथ चलोगे?
मन तो कर रहा है डंडे से सर फोड़ दूं। अरे इतना भी समझ नहीं आता कि मैं क्या करने की कोशिश कर रही हूँ। फिर अनु ने मुस्कुरा दिया पर कुछ बोला नहीं और उसके नजदीक जाकर आंखों में आंखें डालकर उसके गले में अपनी बाहें डाल दी और उसको एक कशिश के साथ देखने लगती है। पर काव्य ने उसे अलग कर दिया और नजरें चुराकर उससे बोला, अनु रात बहुत हो गई है, जाकर सो जाओ। अनु, क्यों काव्य, क्यों आप मुझसे दूर जाते रहते हैं? क्या कोई गलती हुई है मुझसे? काव्य, ऐसा कुछ नहीं है अनु, तुम बेकार में टेंशन ले रही हो, सो जाओ जाकर। ऐसा बोलकर सो गया। थोड़ी देर में उसे गाने की आवाज आई पर वो फिर भी नहीं उठा। अनु गाना बजाकर आज काव्य की नींद उड़ाने का प्लान बना लिया था। चूड़ियां बजाऊं कि बजाऊं कंगना, बोल तुझे कैसे मैं जगाऊं सजना। जाकर काव्य के पास डांस करने लगी। कभी उसके ऊपर लेटकर करती तो कभी कान में फूलों की डंडी लगाती। अब तो काव्य ने अनु को पकड़ा और उसको अपने करीब कर उसके ऊपर हो लिया तो अनु की सांसें ही अटक गईं। काव्य धीरे धीरे अनु की तरफ झुक रहा था। अनु अब कांपने लगी। उसने नहीं सोचा था ये सब इतना मुश्किल होगा। उसने काव्य को धक्का देकर खुद से दूर कर जल्दी से बेड से उठ गई और अपनी सांसों को संयमित करने लगी। पर वो कुछ रिलैक्स हो पाती। काव्य ने उसकी खुली कमर और पेट पर अपने हाथों को लपेटकर उसकी गर्दन पर अपनी चेन रख दी और धीरे से बोला, अब क्या हुआ बायफी, अब तो सोले भड़क उठे हैं, अब प्लीज मत रोको, बोलकर उसकी गर्दन पर चूम लिया। अब तो अनु की धड़कनें भी बढ़ गईं। उसकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी और वो कुछ बोल नहीं पा रही थी। काव्य ने धीरे धीरे उसके सारे गहने चूड़ियां निकाल दी। वो धीरे से नीचे झुका और कमर से अनु की साड़ी को धीरे से निकाल कर कमर चूम लेता है। अब तो अनु की साड़ी उसके कंधे से हटा ही रहा था कि अनु ने उसका हाथ पकड़कर रोकते हुए उसके सीने से लगकर बोली, काव्य नहीं प्लीज, काव्य अब कुछ मत बोलो, बहुत सब्र कर लिया, प्लीज आज मत रोको, अभी तक शांत था पर तुमने ही साग को लगाया है, बोलकर उसकी गर्दन को चूम लिया। अनु उससे दूर होकर, काव्य बेचैनी हो रही है प्लीज, काव्य मैं दूर कर दूंगा, ट्रस्ट मी, बोलकर उसको उठाकर बेड पर ले गया और दोनों के बीच जो दूरी थी वो अब खत्म हो चुकी थी। दोनों प्यार के सफर में डूब गए। सुबह जब अनु की आंख खुली तो उसने खुद को काव्य की बाहों में पाया। उसकी शर्म से नजरें झुक गईं। वो जल्दी से उठने को हुई कि काव्य की पकड़ उस पर कस गई। उसने बिना आंखें खोले ही बोला, लेटी रहो चुपचाप। अनु लगभग मिमियाते हुए, काव्य प्लीज मुझे जाने दीजिए, छोड़िए मुझे। अनु का प्लीज सुनकर काव्य को रात का प्लीज याद आ गया। उसने उसे झट से आंखें खोलकर बोला, यार तुम कितना प्लीज बोलती हो, रात में भी। उसने शरारत से अनु की ओर देखा और बोला, वैसे रात से याद आया, तुम्हारी बेचैनी कुछ कम हुई या अभी भी है, तो उसे कम करूं? अनु का ये सुनकर शर्म से चेहरा लाल हो गया और उसने काव्य को धक्का देकर जल्दी से वॉशरूम में भाग गई। जब काव्य को अनु ने धक्का दिया तो वो बेड से नीचे गिर गया और हंसते हुए अनु की तरफ देखा तो अनु ने उसकी शर्ट डाल रखी थी। वो उसे बहुत प्यारी लग रही थी उसमें। उसने जल्दी से उठकर अनु को पकड़ना चाहा पर अनु तब तक अनु वॉशरूम में जाकर गेट बंद कर चुकी थी। काव्य ने वॉशरूम का गेट खटखटाते हुए बोला, यार ये गलत बात है, मुझे भी अंदर आना है। अनु, काव्य प्लीज परेशान मत कीजिए। अनु ने वॉशरूम में काव्य की बात सुनी तो उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया। वो जल्दी से वॉशरूम से निकल आई और जल्दी जल्दी तैयार होने लगी क्योंकि उसे पता था काव्य इस समय जिम के लिए गया है। आज वो काव्य से नजर नहीं मिला पा रही थी और हमारे काव्य बाबू उसे परेशान करने का एक मौका भी नहीं छोड़ रहे थे। और हमारी अनु जी का बेड लक कि आज घर पर कोई नहीं था। आस्था ऑलरेडी मायके में थी, कायरा कॉलेज, और बड़ी माँ किसी रिश्तेदार के यहाँ शादी में गई थी। अर्जुन डैड और बड़े पापा हमेशा की तरह ऑफिस, दादी भक्ति आश्रम में जहाँ उन जैसे लोग मिलकर भगवान का भजन कीर्तन करते थे। बच्चे घर पर काव्य, काव्य को अनु के लिए ही घर पर छोड़ा गया था। अनु तैयार होकर नीचे आई। सब नाश्ते के लिए बैठे थे, मेरा मतलब डैड, अर्जुन और बड़े पापा। अनु ने सबको गुड मॉर्निंग बोलकर पैर छुए। सबने भी उसे विश किया। बड़े पापा, बेटा काव्य कहाँ है? अनु, बड़े पापा वो आ रहे हैं, तैयार हो रहे हैं ऑफिस के लिए। इतने में काव्य वहां आ गया। उसने भी सबके पैर छूकर आशीर्वाद लिया। बड़े पापा, आज तुम ऑफिस नहीं जाओगे?
काव्य असमंजस से उन्हें देखने लगा। काव्य, क्यों बड़े पापा? बड़े पापा, क्योंकि बेटा जी अनु बिटिया अकेली है घर में, तो आपको उनका ख्याल रखना है। सुनकर जहाँ काव्य शरारत से अनु को देखने लगा, वहीं अनु बेचारगी से बड़े पापा को देखकर अटकते हुए बोली, बड़े पापा, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं अकेले रह लूंगी। बड़े पापा, क्या हुआ बेटा, आप इस तरह से क्यों बोल रही हो? अनु, कुछ नहीं बड़े पापा, वो थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, आराम करूंगी तो ठीक हो जाऊंगी। काव्य, अरे फिर तो मेरा रुकना बहुत जरूरी है ना बड़े पापा? बड़े पापा, हाँ काव्य सही बोल रहा है। काव्य, तुम यहीं रुको, हम जाते हैं। अनु मन में, बेवकूफ अनु, तू सच में इडियट ही रहेगी। क्या जरूरत थी इतना अटकने की और तबीयत का बोलने की? अब भुगत। काव्य, तुझे बहुत परेशान करेंगे। कल तो बोल्ड बन गई थी, पर आज नजरें नहीं मिला पा रही। अनु में खुद को उलझा हुआ देख काव्य फिर से बोला, देखा बड़े पापा, इसकी तबीयत ठीक नहीं है और बोल रही है अकेले रह लेगी। अनु ने काव्य को खा जाने वाली निगाहों से देख रही थी। काव्य धीरे से अनु से बोला, बैफी, ऐसी निगाहों से ना देखो। अगर मुझे खाना ही है तो डैड और बड़े पापा के जाने के बाद रूम में खा लेना। आई डोंट माइंड, बोलकर एक आई बिंग कर दिया और अनु तो बस हैरानी से देख रही थी उसे। बड़े लोगों ने नाश्ता किया और काव्य को अनु का ख्याल रखने को बोलकर चले गए। काव्य ने अनु को देखा और बोला, बाय फी, मैं रूम में वेट कर रहा हूँ, प्लीज कम फास्ट। अनु शर्माकर बस सर झुका लेती है। इधर अनु रूम में ना जाना पड़े इसलिए सबिता दीदी से खाना बनाना सीख रही थी और काव्य रूम में उसका वेट करके थक चुका था। समझ तो वो रहा था, पर अनु से अब उसे दूर रहना मंजूर ही नहीं था। वो रूम से निकलकर अनु को देखने जाने ही वाला था कि उसके पास अर्जुन का कॉल आ गया। अर्जुन, हेलो काव्य। काव्य, जी भाई बोलिए। अर्जुन, एक काम करो, तुम ऑफिस में मेरी एक मीटिंग थी, उसको तुम जाकर अटेंड कर लो। मैं अटेंड नहीं कर सकता, मुझे आने में टाइम हो जाएगा। काव्य, जी भाई मैं अभी जाता हूँ। अर्जुन से बात कर वो ऑफिस के लिए रेडी होकर नीचे आया तो देखा अनु किचन में बिजी थी। वो उसे देखकर मन में बोला, मुझसे डरकर यहाँ किचन में काम कर रही है, बेबी अभी लौट कर बताता हूँ। फिर अनु से, अनु मैं ऑफिस जा रहा हूँ, मेरी एक मीटिंग है। अनु, पर आप तो आज घर पर रहने वाले थे, ऑफिस क्यों? काव्य, वो भाई की कॉल आई थी तो उनकी ही मीटिंग अटेंड करने जा रहा हूँ। अनु, ठीक है, और मन में थैंक गॉड बच गई। काव्य, बाय, भी इतना खुश होने की जरूरत नहीं है, बाकी का हिसाब लौट कर करेंगे, बाय बोलकर चला जाता है और अनु अपना सा मुंह लेकर वापस पैर पटकते हुए किचन में चली जाती है। शाम को बारिश होने वाली थी इसलिए वो छत पर कपड़े उठाने गई थी और वो कपड़े उठाकर जैसे ही नीचे जाने लगी बारिश शुरू हो गई और अनु को तो बारिश बहुत पसंद है, इसीलिए उसने कपड़े छांव में रखे और शुरू हो गई भीगने। इधर काव्य भी ऑफिस से लौट आया था और रूम में अनु का वेट कर रहा था, पर जब अनु नहीं आई तो वो उसे ढूंढता हुआ छत पर आ गया और देखता है अनु बारिश में भीग रही थी। वो उसे बहुत दिलकश लग रही थी। वो उसके पास गया और पीछे से उसे बाहों में भर लिया। अनु जो अपने में ही मस्त थी, वो अचानक हुए इस अटैक से एकदम से डर गई और काव्य को धक्का दिया। काव्य जब नीचे गिर गया तो अनु उसे देखकर हंस दी। काव्य ने उसे हंसते हुए देखा तो उसका हाथ पकड़कर उसे भी अपने ऊपर खींच लिया। अब अनु और काव्य एक दूसरे के बिल्कुल करीब थे, दोनों की धड़कनें बढ़ी हुई थीं। अचानक काव्य ने उसे देखकर गाना गाना शुरू कर दिया और उसे उठाकर डांस करने लगा। किसी शायर का दिल बन के बरसती हैं बूंदे तुम पे। इतने में बिजली चमकी और बादल गरजा तो अनु काव्य के सीने से जा लगी। फिर काव्य ने अनु को गोद में उठाया और नीचे रूम में ले गया। अनु बहुत कांप रही थी ठंड से, तो काव्य ने जल्दी से उसके कपड़े चेंज करने में हेल्प की। फिर खुद के कपड़े चेंज किया तो देखा अनु अभी भी ठंड से कांप रही है। उसने जल्दी से हीटर ऑन किया, फिर भी अनु को ठंड लगना कम ना हुआ तो काव्य की नज़र उसके कांपते होठों पर पड़ी तो उसने झट से उन्हें अपने कैद में ले लिया और फिर दोनों खो गए प्यार के सफर में। ऐसे ही दिन बीतते गए। अनु और काव्य का प्यार दिनों दिन बढ़ता ही जा रहा था। अनु और रिया का कॉलेज भी खत्म हो चुका था। दोनों ने ही आदि के साथ अनु के डैड का ऑफिस संभाल लिया था। रिया भी अपने छछूंदर के साथ 7 फेरे ले चुकी थी। दोनों कब एक दूसरे से लड़ते लड़ते एक दूसरे के हो चुके थे, दोनों को पता ही नहीं चला। सोनिया सनी के साथ सेटल हो गई थी और अमर निधि के साथ, वहीं पायल अनुज के साथ। सबकी लाइफ बहुत बढ़िया चल रही थी और आज आदित्य की शादी थी स्नेहा के साथ।
अनु बहुत खुश थी। उसे दो दो शादियों की जिम्मेदारी मिली थी, एक आदि की और 15 दिन बाद कायू की थी। बड़े पापा के दोस्त का बेटा था जो मुंबई में अपना बिजनेस संभाल रहा था। अरोड़ा जी रिया से, रिया जाओ देख कर तो आओ, ये अनु अब तक तैयार हुई या नहीं, सुबह से काम में लगी है, अपना तो उसे कोई होश नहीं है। रिया, बुआ जी आप फिक्र मत कीजिए, मैंने उसे तैयार होने भेज दिया है, आप सब चलिए, वहाँ गेस्ट पहुँच चुके होंगे और होस्ट यही हैं, मैं अनु को लेकर आती हूँ। करोड़ा जी, अरे पर जब तक वो नहीं आएगी तब तक बारात भी तो नहीं निकलेगी, आदि ने साफ बोला है, अनु के बिना वो नहीं जाएगा। इतने में काबे वहां आते हुए, अनु कहाँ है, आदि कब से बुला रहा है उसे, बोलता है कि उसकी पगड़ी में कलगी तो अनु ही लगाएगी। है कहाँ ये लड़की? करोड़ा जी, ऊपर है, पता नहीं क्या कर रही है तब से। काव्य, मैं देखता हूँ। काव्य ऊपर जाकर रूम में देखता है। अनु अपने आप में ही उलझी थी। काव्य, अनु यार कितना टाइम लगाओगी, सब वेट कर रहे हैं, आदि भी तुम्हें कब से बुला रहा है। अनु, जिसकी अभी तबीयत भी ठीक नहीं थी, पर वो किसी को बता भी नहीं रही थी, उसे बहुत वीकनेस फील हो रहा था और शादी के चक्कर में अपना ध्यान भी नहीं रखा उसने। उसने सोचा था कि एक बार शादियां अच्छे से निपट जाएं, फिर डॉक्टर को दिखा लेगी। अनु, काबी ये दुपट्टा सेट नहीं हो रहा, आप सेट करके पिन लगा दीजिए। काबी उसका दुपट्टा सेट करता है और उसको लेकर नीचे जाता है। अनु आदि की कलगी लगाती है और बारात निकलती है। सब लोग बारात में नाचते गाते पहुंच जाते हैं। काव्य की तो अनु से नजर ही नहीं हट रही थी। अनु ने आज मर्जेंटा कलर का लहंगा पहना था और गले में हैवी ज्वेलरी के साथ जूड़ा बनाया था, जिसमें मोगरे का सुंदर से गजरा लगा हुआ था। कुल मिलाकर आज वो कह ढा रही थी। सब लोगों की नजर उसी पर थी, जिसे देखकर काव्य को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। काव्य अनु को एक साइड में ले जाता है। अनु, क्या कर रहे हैं काव्य, जाने दीजिए मुझे, कितना काम है। काव्य, चली जाना, पहले ये बताओ क्या जरूरत थी इतना तैयार होने की, देखो सब तुम्हें ही देख रहे हैं। अनु उसके गले में अपनी बाहें लपेटकर बोलती है। ओहो, तो जनाब को जलन हो रही है। काव्य उसकी आंख से काजल लेकर कान के पीछे लगाते हुए, अब क्या करूं, मेरी बीबी इतनी सुंदर है तो जलन तो होगी ही ना, और ये ना नजर का टीका है, ये लोग जो तुम्हें घूर घूर कर देख रहे हैं उनसे बचने के लिए है। भाई मैं कोई रिस्क नहीं ले सकता, अब मेरी एक ही तो बीबी है। अनु हंसते हुए, काव्य सबकी एक ही होती है, चलिए अब सब हमें ही ढूंढ रहे होंगे। सभी लोग शादी एंजॉय कर रहे थे। आदि और स्नेहा की शादी की रस्में चल रही थी कि बीच में अचानक अनु की तबीयत बिगड़ने लगी, उसका जी मिचलाने लगा और उसे बहुत तेज घबराहट होने लगी। वो पूरी पसीने से भीग गई। वो शादी में किसी को डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी, इसलिए खुद ही धीरे धीरे वॉशरूम की तरफ जा रही थी, पर बीच में ही उसका बैलेंस बिगड़ा और वो टेबल से जा लगी। टेबल पेट के कोने में लगने से उसे बहुत तेज पेट में दर्द हुआ और वो चीख पड़ी। शादी की व्यस्तता की वजह से और वॉशरूम थोड़ा प्रोग्राम से दूर था तो किसी को पता ही नहीं चला, पर वहीं से सौर्य किसी काम से बाहर जा रहा था तो उसने अनु की चीख सुनी तो वो उस दिशा में दौड़ पड़ा। जैसे ही उसने देखा अनु टेबल से लगे हुए अपना पेट पकड़े दर्द से छटपटा रही थी, सौर्य दौड़ता हुआ उसके पास आया और उसके साथ काव्य को भी कॉल करके बुला लिया। काव्य भी जल्दी से आया और उसने अनु को गोद में उठाया और कार की तरफ चल पड़ा। सौर्य ने कार निकाल कर उसकी साइड कर दी थी। काव्य अनु को लेकर पीछे सीट पर बैठ गया और उससे लगातार पूछ रहा था। काव्य घबराहट से, अनु प्लीज रिलैक्स हो जाओ और बताओ क्या हुआ तुम्हें। पर अनु कुछ बोलने की हालत में नहीं थी। वो लोग जैसे तैसे हॉस्पिटल पहुंचे और डॉक्टर उसे एग्जामिन करने लगे, पर जैसे ही उन्हें लगा कि ये केस गायनी के लिए है तो उन्होंने तुरंत गायनी को बुला लिया। लेडी डॉक्टर ने अनु को चेक किया और टेस्ट के लिए भेज दिया। लेडी डॉक्टर काव्य से, क्या आप पेशेंट के हस्बैंड हैं? काव्य, जी डॉक्टर। एनीथिंग सीरियस? लेडी डॉक्टर, वेल मिस्टर खुराना, सीरियस तो है, पर जो मैं सोच रही हूँ वो ना हो तो ज़्यादा अच्छा है। काव्य, डॉक्टर मैं कुछ समझा नहीं, आप प्लीज़ क्लियर बताइए कि अनु को आखिर हुआ क्या है। डॉक्टर, मिस्टर खुराना, योर वाइफ इज प्रेग्नेंट, आप थोड़ा पेशेंस रखिए, आगे रिपोर्ट ही बताएगी कि आपके बच्चे को कोई प्रॉब्लम ना हो बस। काव्य शौक होते हुए, व्हाट, मतलब मैं डेड बनने वाला हूँ? डॉक्टर, जी आप प्लीज समझ रहे हैं ना, अभी फिलहाल मैं बिना रिपोर्ट के कुछ नहीं बोल सकती, सो प्लीज आप वेट कीजिए अभी।
मैंने उन्हें रिलीफ के लिए इंजेक्शन दे दिया है तो वो आराम कर रही हैं। काव्य परेशान सा यहाँ वहाँ चक्कर काट रहा था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो खुश हो या फिर दुखी हो। उसके लिए ये बात खुशी की थी कि वो पिता बनने वाला है, और भी ये सोच सोच कर परेशान था कि अनु की तबीयत और उसका बच्चा ठीक तो है कि नहीं। सॉरी, परेशान मत हो यार, सब ठीक होगा। अनु और बच्चा दोनों ठीक होंगे। काव्य उसको गले लगाकर रो पड़ता है। यार मेरी गलती है, मैंने क्यों नहीं उसका ध्यान रखा। अगर मैंने ध्यान दिया होता तो आज ये इस कंडीशन में ना होती। सॉरी, खुद को दोष मत दे भाई, देखना सब अच्छा होगा। वे लोग बात कर ही रहे होते हैं कि एक नर्स उनसे बोलती है, नर्स, अनाया खुराना के हस्बैंड कौन हैं? उनको डॉक्टर अपने केबिन में बुला रही है। सॉरी, जा देख जाकर क्या बोलती हैं डॉक्टर। और सुन, काव्य उसकी तरफ देखता है, परेशान मत होना, शांति से काम लेना मेरे भाई, भगवान सब ठीक करेंगे। काव्य हाँ में गर्दन हिला देता है और तुरंत डॉक्टर के केबिन की तरफ चला जाता है। डॉक्टर, बधाई हो मिस्टर खुराना, आपकी वाइफ और बच्चा बिल्कुल ठीक हैं। जैसे हमने सोचा था वैसा कुछ नहीं है। पर काव्य परेशानी से, पर क्या डॉक्टर, कोई टेंशन वाली बात तो नहीं है ना? डॉक्टर, परेशानी वाली बात तो है, पर मुझे लगता है आप संभाल लोगे। काव्य, प्लीज डॉक्टर साहब साहब बोलिए बात क्या है? अभी आपने बोला दोनों ठीक हैं, फिर आप। मुझे भी ये डॉक्टर थोड़ी पागल टाइप लग रही हैं। बेचारे काव्य को परेशान ही कर रखा है। वैसे ही बेचारा कितना परेशान है, और ऊपर से ये भी सस्पेंस पर सस्पेंस क्रिएट कर रही हैं। डॉक्टर जी, मैंने जो बोला वो बिल्कुल ठीक बोला है। आपका बच्चा और वाइफ दोनों ही ठीक हैं। पहले उनकी कंडीशन देखकर मुझे ऐसा लग रहा था कि बच्चा मर गया है, क्योंकि उसकी हार्ट बीट बिल्कुल स्लो थी, जो कि हमें समझ नहीं आ रही थी। तभी हमने उनके टेस्ट कराए, जिसमें बच्चा बिल्कुल ठीक है। पर आपकी वाइफ ने अपना ध्यान बिल्कुल भी नहीं रखा, जिससे वो काफ़ी वीक हैं, और ऊपर से कोई चीज़ उनके पेट के लेफ्ट साइड बहुत तेज लगा है, जिससे उनके यूट्रस पर इफेक्ट पड़ा है। तो आपको उनका पूरे 9 महीने तक प्रॉपर रेस्ट करवाना है, और उनका बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। उनकी प्रेगनेंसी थोड़ी रिस्की है। काव्य, डॉक्टर, अनु को तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ना? अगर हो तो मैं पहले अपनी अनु को ही चूज करूंगा। मुझे मेरी वाइफ सही सलामत रहे, यही काफ़ी है। डॉक्टर, नो मिस्टर खुराना, अगर कोई प्रॉब्लम होती तो मैं पहले ही बोल देती। बस आप उनका अच्छे से ख्याल रखिए। काव्य, ओके डॉक्टर। अनु को मैं घर कब ले जा सकता हूँ? डॉक्टर, अभी तो हम उनको 2-3 दिन यहीं रखेंगे, क्योंकि उनको चोट भी आई हुई है, जो कि इंटरनल है, जिससे बच्चे को भी प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए 2 से 3 दिन में वो ठीक हो जाएंगी, तो आप उन्हें ले जाइएगा। अनु अभी भी होश में नहीं थी। काव्य, ओके थैंक यू डॉक्टर। काव्य जल्दी से शौर्य के पास आ जाता है और उसके गले लगकर रोने लगता है, जिससे शौर्य घबरा जाता है और उसको अलग कर पूछता है, शौर्य क्या हुआ काव्य, अनु तो ठीक है? काव्य, हाँ अनु बिल्कुल ठीक है, तू चाचू बनने वाला है और मैं डैड। शौर्य, हाँ वो तो ठीक है, पर तू रो क्यों? अचानक उसे याद आया। काव्य ने वाक्य कहा तो उसने काव्य की तरफ देखा, जो उसे नम आंखों से मुस्कुराते हुए देख रहा था। मतलब मैं और तू। उससे खुशी के मारे कुछ बोला नहीं जा रहा था। दोनों को नर्स बताती है कि अनु को होश आ गया है। दोनों उससे मिलने जाते हैं। सॉरी, अब कैसी हो? कॉन्ग्रेचुलेसन। अनु, ठीक हूँ, थैंक यू। कंफ्यूज होकर, किस बात के लिए? वो कंफ्यूज होकर काव्य की तरफ देखती है, जो मुस्कुरा रहा था। सॉरी दोनों को देखकर हंसते हुए, ये तुम्हें काव्य बताएगा। अब तुम दोनों बातें करो और थोड़ा सीरियस होकर। हाँ अनु, अब अपना ख्याल रखना अच्छे से। ये जो लापरवाही अभी हुई वो फिर ना हो। ओके बाय एंड टेक केयर। अनु सिर हिलाते हुए उसे कंफ्यूज होकर जाते हुए देखती रही। काव्य जो अभी मुस्कुरा रहा था, वो सीरियस होकर उसे गले लगा लेता है और बोलता है, तुमने तो मेरी जान ही निकाल ली थी। क्यों तुम अपना ख्याल नहीं रखती? अगर मैं टाइम से नहीं आता तो? बीच में ही अनु, तो क्या होता? काव्य प्लीज, मैं ठीक हूँ, आप बेवजह परेशान होते रहते हैं। काव्य, तुम सोच भी नहीं सकती क्या हो जाता। अनु, क्या हो जाता? प्लीज चलो, हम लोग यहाँ कितनी देर से हैं और वहाँ सब हमको ढूंढ रहे हैं। काव्य उसका सिर सहलाते हुए, तो हम हमारा बच्चा खो देते, बट नाउ ही और सी फाइन। अनु शौक होकर, मतलब मैं, आप, मम्मा, डैडा। खुशी से उसके आंसू आ जाते हैं। अनु, काव्य क्या ये सही बात है? काव्य, हाँ अनु, अब तुम रेस्ट करो। मैंने अभी किसी से भी नहीं बताया है, बस यही बोला है कि तुम थक गई हो तो तुम्हें घर ले आया।
शादी की रस्मों में डिस्टर्ब करना ठीक नहीं, बाद में बता देंगे। अनु हाँ में सिर हिलाकर लेट जाती है। वहाँ शादी में सभी रस्में होने के बाद विदा कर बहू को ले आते हैं। जब घर में अनु और काव्य नहीं देखते तो वो करुणा जी ने काव्य को फोन किया तो काव्य ने उन्हें सब बता दिया और ये भी बोला कि वो अनु के पीछे रस्मों को ना छोड़ें, वरना अनु को बुरा लगेगा। तो वो भी मान गई। सब लोग अनु की प्रेगनेंसी की सुनकर खुश थी। दिन ऐसे ही बीत रहे थे। अनु की देखभाल काव्य और उसकी फैमिली बहुत अच्छे से कर रहे थे और जैसे जैसे दिन बीत रहे थे अनु के मूड सेविंग्स भी हो रहे थे और काव्य बेचारे की बैंड बजी पड़ी थी। काव्य के साथ साथ आदि और शौर्य की भी, क्योंकि काव्य का कहना था कि सिर्फ मैं ही क्यों ये सब एंजॉय करूं, अकेले मैं थोड़ी ना डैड बन रहा हूं, ये लोग भी तो मामा बन रहे हैं, तो थोड़ा तो ये लोग भी इस चीज को एंजॉय करें। दिन बीत रहे थे और आखिर वो दिन भी आ गया जब अनु को लेबर पेन स्टार्ट हुआ और दोनों की फैमिली हॉस्पिटल पहुंच चुकी थी और काव्य परेशानी में ओटी के चक्कर काट रहा था। तभी एक दिल को सुकून देने वाली आवाज सुनाई दी। नर्स बच्चे को लेकर आ रही होती है, पर काव्य तो नर्स के पीछे डॉक्टर को देख रहा था जो आकर उसे उसकी अनु के बारे में बताए। नर्स, मुबारक हो, लक्ष्मी आई है आपके घर। बच्चे को काव्य की बड़ी माँ ने गोद में ले लिया। काव्य, मेरी बैब कैसी है, वो ठीक तो है ना? तब तक डॉक्टर आ जाती हैं। डॉक्टर, रिलैक्स, आपकी बैब बिल्कुल ठीक है, बस सिजेरियन की वजह से बेहोश हैं। माँ बेटी दोनों ठीक हैं। काव्य, क्या मैं उससे मिल सकता हूँ? डॉक्टर, बिल्कुल, अभी उन्हें प्राइवेट रूम में शिफ्ट कर दिया जाएगा, तब आप मिल लीजिएगा। एक्सक्यूज मी बोलकर चली जाती हैं। थोड़ी देर में अनु को रूम में शिफ्ट कर दिया जाता है। सब अनु से मिल चुके थे और बच्चे को उसकी माँ के पास रख दिया था। अब काव्य अनु के पास अकेले था। काव्य, थैंक यू। अनु, क्यों? काव्य, मेरा अंश इस दुनिया में लाने के लिए, हमारी प्रेम कहानी को पूरा करने के लिए, मुझे पूरा करने के लिए। उसके सिर को प्यार से सहलाकर उस पर किस कर देता है और दोनों अपनी जिंदगी को गोद में लिए लाड़ लड़ा रहे थे। वैसे तो कभी किसी की कहानी का अंत नहीं होता, पर जो शुरू हुआ है उसका अंत भी होता है और यहाँ ये कहानी एक सुंदर मुकाम पर आकर समाप्त होती है। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी को पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।